हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अरिवियान के यूट्यूब चैनल पर। मैं आशुतोष आज आपको बेटा अकाउंटेंसी पढ़ाने वाला हूं और अकाउंटेंसी में हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन। तो बच्चा पार्टी तैयार हो जाइए इस इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन के लिए। बेटा जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि एमपी बोर्ड के अंदर थ्योरी पर बोर्ड का हमेशा से ही ज्यादा फोकस रहा है और अरिवियान की ये कोशिश रही है कि जो हम पढ़ाते हैं उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आए। तो बेटा स्पेशली हमने थ्योरी से रिलेटेड एक अलग सीरीज चालू करी है जिसमें आपको 2 नंबर वाली थ्योरी, 3 नंबर वाली थ्योरी और 4 नंबर वाली थ्योरी कवर हो जाएगी। और बेटा जो मैं आपको ये थ्योरी करवाने वाला हूं इसमें से मैक्सिमम पार्ट जो है आपके एग्जाम में कवर हो जाएगा। हमने थ्योरी बनाई ही ऐसी है और इसको बेटा एक जगह कर दिया है। आपको इसका पूरा पीडीएफ मिल जाएगा बेटा, ताकि आप एक जगह इन थ्योरी को पढ़कर अपने मार्क्स को मैक्सिमम से मैक्सिमम लेके आ सकें। एक चीज और बेटा मैं आपके साथ जो शेयर करना चाहता हूं, जैसा कि अभी मैं आपको यहाँ पर YouTube चैनल पे पढ़ाने वाला हूं, अगर आपको अलग से लाइव क्लासेस चाहिए या रिकॉर्डिंग क्लासेस चाहिए तो बेटा हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म है, आप उसे फिल करके बता सकते हैं कि आपको किस तरह के, अगर अरिवियान के ऐप पर आपको लाइव क्लासेस चाहिए या रिकॉर्डिंग क्लासेस चाहिए तो हम आपको वो क्लासेस भी प्रोवाइड करवा देंगे। बेटा एक चीज और, अगर आपको कॉमर्स में कहीं भी अकाउंटेंसी के अंदर कोई प्रॉब्लम है, जैसे किसी स्पेशली किसी न्यूमेरिकल वाले पार्ट पर या किसी चैप्टर में या किसी चैप्टर के सब टॉपिक पर आपको लगता है कि नहीं ये वाला टॉपिक समझने में दिक्कत आती है, ये वाली थ्योरी समझने में दिक्कत आती है, कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर कम इंपॉर्टेंट है, तो आप बेझिझक पूछिए। आप अपनी राय, आपको जो लगता है कि आपको जहां प्रॉब्लम है आप वैसी चीज हमें बताइए, हम उसके हिसाब से आपको सॉल्यूशन लाएंगे और उस सॉल्यूशन पर पूरा काम करेंगे ताकि बेटा आपको आने वाली बोर्ड एग्जाम्स के अंदर कहीं भी दिक्कत नहीं आए। ठीक है बेटा, कभी भी कोई दिक्कत हो आप बताइए, हम उस हिसाब से पूरा प्लान करके आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए बेटा हम शुरू करते हैं। यहां पर आपके थ्योरी वाले क्वेश्चंस, पहले मैं आपको 2 नंबर वाली थ्योरी के क्वेश्चन से शुरू करूंगा कि 2 नंबर की कौन सी थ्योरी इंपॉर्टेंट है, 3 की कौन सी है और 4 की कौन सी है। अगर बेटा कुछ क्वेश्चन आपको लग रहा है कि जो 2 नंबर में नहीं हो पाए तो वो हमने 3 नंबर और 4 नंबर में कवर करे हैं। बेटा हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर करने की कोशिश करी है जो आपके एग्जामिनेशन में आने के मैक्सिमम से मैक्सिमम चांसेस है। तो चलिए बच्चा पार्टी, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और बेटा चैप्टर वाइज शुरू कर रहे हैं हम, जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बेटा जैसा कि आपको पता है आपके पहले चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। आपको ये भी पता होगा कि आपने सिलेबस के अंदर जो है बेटा पार्टनरशिप के टोटल 5 चैप्टर्स हैं। तो हम शुरू करते हैं पहले पार्टनरशिप से, पार्टनरशिप के मीनिंग से। बेटा मैं कुछ चीजें आपको एक्स्ट्रा भी एड ऑन यहाँ पे करते जाऊंगा ताकि आपको 2 नंबर के साथ साथ कभी उसे 3 नंबर में फॉर्म करके लिखना हो या उसे 4 नंबर में फॉर्म करके लिखना हो तो वो आप किस तरह से फॉर्म कर सकते हैं। देखिए अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, जैसा कि हमारा चैप्टर नंबर 1 है, हम इससे शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, डिफाइन पार्टनरशिप। ये पार्टनरशिप क्या होता है? जैसा कि बेटा आपको पता ही है, कम से कम एक बिजनेस करने के लिए कम से कम कितने लोगों की आवश्यकता होती है बेटा? 2 लोगों की। पार्टनरशिप बिजनेस वो बिजनेस है जहां पर आपको मिनिमम 2 पर्संस की रिक्वायरमेंट होगी। पार्टनरशिप बिजनेस मतलब क्या बेटा? जहां पर आपको कितने लोगों की आवश्यकता होगी? 2 लोग। मैक्सिमम कितने लोग बेटा? 50 लोग मिलके क्या करने वाले हैं? बिजनेस करेंगे। और बिजनेस करके जो कुछ भी बेटा प्रॉफिट और लॉस होगा उसे वो आपस में बांट लेते हैं। जब किसी बिजनेस को करने के लिए कितने लोग लगेंगे बेटा? कम से कम 2 लोग। ज्यादा से ज्यादा कितने लोग लगेंगे बेटा? ज्यादा से ज्यादा 50 लोग लगेंगे और मिलके क्या करने वाले हैं? पार्टनरशिप में मतलब मिलके क्या, यहाँ पर बेटा जो पार्टनरशिप वो बिजनेस पार्टनरशिप है। मिलके क्या करेंगे? बिजनेस करेंगे और बिजनेस से क्या होगा? जो कुछ भी प्रॉफिट और लॉस होगा उस प्रॉफिट और लॉस को ये आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। इसे ही पार्टनरशिप बोला जाता है बेटा। तो ध्यान रखिए पार्टनरशिप के अंदर कम से कम कितने लोग होते हैं? 2। ज्यादा से ज्यादा कितने लोग होते हैं? 50। मिलके क्या करने वाले? बिजनेस करने वाले। जैसे आप हो और आपका कोई दोस्त है, दोनों मिलकर क्या कर रहे हो? किसी एक बिजनेस को शुरू कर रहे हो। तो बेटा अगर आप 2 लोग मिलकर शुरू कर रहे हो तो इसे हम पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर कंसिडर करते हैं। कुछ चाहिए। अच्छा एक चीज और, मान लीजिए आप 10 लोग मिलकर काम कर रहे हैं। कितने लोग हैं? आप 10 फ्रेंड्स का ग्रुप है और 10 लोग मिलके काम कर रहे हैं। और अगर आप 10 लोग मिलके काम कर रहे हो तो मानिए उसमें से 5 ऐसे फ्रेंड है जो कि जिन्होंने पैसा लगाया है और वो रोज रोज बिजनेस के अंदर आते हैं। ठीक है। और 5 ऐसे फ्रेंड है जिन्होंने पैसा तो लगाया है लेकिन वो रोज बिजनेस के अंदर नहीं आते, उन्होंने सिर्फ कैपिटल का क्या करा है बेटा? इन्वेस्टमेंट करा है। तो कहीं भी ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि सारे पार्टनर्स को रोज रोज पार्टनरशिप में आना जरूरी है। अगर जितने भी पार्टनर है वो पूरे भी आते हैं तो भी उसे पार्टनरशिप बोला जाएगा, जिसे हम बोलेंगे कैरीड बाय ऑल। ठीक है। और अगर पूरे नहीं भी आते हैं तो भी क्या बोला जाएगा?
पार्टनरशिप। क्लियर है, ये लाइन आपकी डेफिनेशन के अंदर दी है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूं। बेटा ध्यान रखिए, पार्टनरशिप इस देश के अंदर एक जो लॉ से ऑपरेट होता है उसको बोलते हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932, जिसकी डेफिनेशन कौन से सेक्शन में दी गई है बेटा? सेक्शन नंबर 4 में दी गई है। आइए पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, याद भी करते चलिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए भी काम आएगा। कब आई बेटा ये डेफिनेशन? तो ये डेफिनेशन बेटा हमारे एक्ट पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने दी है। 1932 ने कब प्रोवाइड, कौन से सेक्शन में दी है? तो बेटा ये मिलेगा आपको सेक्शन 4 में। कौन से सेक्शन में मिलेगा ये? तो ये डेफिनेशन आपको सेक्शन 4 में दी गई अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब पार्टनरशिप इज अ रिलेशन, ध्यान रखिएगा, पार्टनरशिप क्या है बेटा? रिलेशन है। किन लोगों के बीच में रिलेशन है? जहां पर कम से कम कितने लोग होंगे? 2, ज्यादा से ज्यादा कितने लोग होंगे? 50। ठीक है, जो क्या करेंगे? बिजनेस, और बिजनेस में क्या बांटेंगे? बिजनेस करके प्रॉफिट कमाएंगे और सर उस प्रॉफिट को बांटेंगे। क्या लिखा है? पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट, जो किस बात को लेके एग्री हुए हों कि आपस में क्या बांटेंगे बेटा? प्रॉफिट बांटेंगे ऑफ अ बिजनेस। वही लाइन आ गई। अच्छा मैंने क्या बोला? जरूरी है क्या सारे आए? सारे आए तो भी पार्टनरशिप, कम आए तो भी पार्टनरशिप। क्या लिखा है? कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो सब आ जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं, पार्टनरशिप भी है, और एनी ऑफ देम कोई बात नहीं, कम भी आ जाते हो तो भी क्या माना जाएगा? पार्टनरशिप माना जाएगा। जैसे बेटा 3 पार्टनर है, राम श्याम और मोहन, तो बेटा जब पार्टनर होते हैं राम श्याम और मोहन, तो बेटा किसी एक पार्टनर को क्या नाम देंगे? जैसे राम है तो राम को बोलेंगे हम पार्टनर्स। क्या बोलेंगे? अगर कोई एक पार्टनर है तो उसे बोला जाएगा इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनर्स। क्लियर। और जब बेटा तीनों पार्टनर जुड़ जाते हैं, तीनों पार्टनर मिलके काम करते हैं, तो हम उसे पार्टनर्स बोलने के बजाय फर्म बोलेंगे। ये रही इसकी डेफिनेशन। क्लियर हो गई बेटा? समझ आ गई होगी आपको? दो लोग मिलके काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, बिजनेस में जो कुछ भी प्रॉफिट और लॉस कमाते हैं उसे आपस में बोलते हैं, उसे पार्टनरशिप बोलते हैं। सेक्शन हमारा कौन सा है? सेक्शन 4 है। एक्ट कौन सा है? 1932। कुछ चीजें और बता दो बेटा, अगर जैसे आपको इसी क्वेश्चन को वो 3 नंबर में फ्रेम करने का बोलते हैं तो कुछ चीजें आप और ऐड ऑन कर सकते हैं। हमारे इस पीडीएफ के अंदर हमने 2 नंबर के हिसाब से भी इस क्वेश्चन को डिजाइन करा है, इसी क्वेश्चन को 3 के हिसाब से भी बनाया और इसी क्वेश्चन को 4 के हिसाब से भी बनाया। तो आप ये मत सोचिएगा कि 2 नंबर का पढ़ाया और उसके बाद पढ़ाया नहीं। बेटा बिल्कुल टेंशन फ्री रहिएगा, आप आगे जाएंगे देखेंगे आपको पीडीएफ पूरी मिलेगी, वहां पर हमने सारे क्वेश्चंस को कवर करा, 2 के हिसाब से भी कराए, 3 के हिसाब से भी, 4 के हिसाब से भी, ताकि एग्जाम में आपको कहीं दिक्कत ना आए। आया बेटा समझ? अगर इसी को 3 के हिसाब से पूछते हैं तो हम उसमें कुछ चीजें और एड ऑन कर सकते हैं। जैसे कि बेटा क्या कि एक पॉइंट हम ये लिख सकते हैं कि पार्टनरशिप में बेटा मिनिमम कितने मेंबर? 2, मैक्सिमम कितने मेंबर होंगे? 50 मेंबर होंगे। क्लियर बात है। और चीजें लिख सकते हैं जैसे कि क्या, पार्टनरशिप होने के लिए बेटा एग्रीमेंट जरूरी है। क्या जरूरी है? एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट कितने तरीके से होगा? तो बेटा एग्रीमेंट आपको पता होगा, एक ओरल होता है और एक रिटर्न होता है। और पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है बेटा? अनलिमिटेड होती है। मैं 3 चीजें आपको इंपॉर्टेंट लिखते जा रहा हूं ताकि आप 2, 3 और 4 मार्क्स आपको कहीं भी दिक्कत ना आए। जैसे क्या, सबसे पहले मिनिमम कितने लोग बेटा? तो मिनिमम 2 लोग। मैक्सिमम कितने लोग? मैक्सिमम लगेंगे 50। ये पॉइंट्स मैं आपको आईएमपी के तौर पर समझा रहा हूं। लायबिलिटी कैसी होगी बेटा? अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी। कैसी लायबिलिटी होगी? अनलिमिटेड लायबिलिटी। क्लियर है। और तीसरा क्या जरूरी है बेटा? तो बिजनेस करने के लिए सर एग्रीमेंट जरूरी है। अब मैंने ये क्वेश्चन कंप्लीट करा और इस क्वेश्चन के साथ साथ मैंने ऐसे 3 नंबर वाले फॉर्म में भी और 4 नंबर फॉर्म में भी दिखाया ताकि आपको आगे पढ़ने में दिक्कत ना आए। क्लियर बेटा? आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। ठीक है, 2 नंबर का अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है डिफाइन गुडविल। बेटा हमने अलग अलग जगह से क्वेश्चंस को कैरी करा है, तो आप ये मत समझिएगा कि पार्टनरशिप का वो क्वेश्चन कराने के बाद मैं सीधे अगले गुडविल वाले क्वेश्चन पे कैसे आ गया। बेटा अगर जैसे उसका कुछ पार्ट रह गया है तो बेटा उस पार्ट को हमने 3 नंबर और 4 नंबर वाले क्वेश्चंस में कवर करा है। तो बेटा आपको वीडियो में एंड तक बने रहना बहुत जरूरी है। एंड तक रहोगे ना तो आपके जितने भी 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर वाली प्रॉब्लम है वो सब खत्म हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो इसीलिए मैंने उस क्वेश्चन के बाद ये वाला चालू करा है और बीच का जो पार्ट है वो आपके 3 नंबर और 4 नंबर वाले पार्ट में कवर हो जाएगा। बस बेटा आप एंड तक देखते रहना। आइए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफाइन गुडविल। गुडविल का मतलब क्या होता है बेटा? गुडविल को हम यहाँ पे 2 तरीके से क्लियर करेंगे। बेटा गुडविल मतलब एक तरीके से किसी बिजनेस की रेप्यूटेशन होती है।
गुडविल क्या होती है किसी बिजनेस की बेटा? रेपुटेशन। रेपुटेशन कैसे हो सकती है? रेपुटेशन में जैसा बताता हूं कि रेपुटेशन का मतलब क्या, मतलब आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है तो आपकी जो क्वालिटी है वो आपके रेस्टोरेंट रेपुटेशन में, जैसे मैं आपसे कहता हूं कि आप किसी रेस्टोरेंट खाना खाने जाते हैं और उस रेस्टोरेंट का खाना बहुत अच्छा है इसलिए आप बार बार रिपीटेडली वहां जाते हैं, तो बेटा उनके खाने की जो क्वालिटी है ना वो क्या है? उनकी गुडविल है। बेटा जैसे एप्पल फोन है तो वो जो फोन है वो उसके नाम से, उसकी ब्रांडिंग से, उसकी प्राइस से क्या है बेटा? उसकी गुडविल है। तो हर प्रोडक्ट की अपनी एक पहचान होती है, वो पहचान चाहे उसकी क्वालिटी हो, वो पहचान चाहे उसका नाम हो, वो पहचान चाहे बिजनेस की लोकेशन हो। बेटा किसी भी कारण से अगर आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस फेमस है और उस प्रोडक्ट या सर्विस फेमस है और उसके कारण लोग बार बार आपके प्रोडक्ट को खरीदते हैं, और सीधी बात है अगर बेटा बार बार प्रोडक्ट को खरीदेंगे तो अगर प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं तो आपकी सेल क्या हो रही? बढ़ रही है, और सेल बढ़ने से क्या बढ़ रहा है? प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो इसी को गुडविल बोला जाता है। आ रही बात समझ? तो क्वेश्चन क्या है बेटा? गुडविल। तो आसान भाषा में कैसे समझाएंगे? 2-3 वर्ड में क्लियर कर दीजिए। गुडविल मतलब रेपुटेशन। रेपुटेशन किन किन कारणों से हो सकती है? तो सर ये क्वालिटी से हो सकती है, ये लोकेशन से हो सकती है, ये बिजनेसमैन के अच्छे बिहेवियर से हो सकती है, ठीक है। ये जिस किसी भी कारण से गुडविल आपकी है और गुडविल होगी तो सेल बढ़ेगी, सेल बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा। ये रही गुडविल की डेफिनेशन। और बेटा मैंने इसके अंदर कुछ ऐसे कारण भी बताए हैं जिनके कारण आपकी गुडविल जो है इंक्रीज होती है और क्यों बनती है ये बताया। लेकिन बेटा पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर हम गुडविल क्यों पढ़ रहे हैं? तो बेटा पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर गुडविल पढ़ने का रीजन क्या है कि यहां पर बेटा जब एक नया पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिशन लेने के लिए आता है तो जब वो आता है ना तो उसके कारण पुराने पार्टनर को नुकसान होता है। तो बेटा पुराने पार्टनर का प्रॉफिट तो कम होगा ना, जब एक नया पार्टनर आएगा तो पुराने पार्टनर का प्रॉफिट क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा। तो पुराने पार्टनर नए आने वाले पार्टनर से कुछ कंपनसेशन मांगते हैं, उसी कंपनसेशन को गुडविल बोला जाता है और इसीलिए हम गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। क्लियर बेटा? समझ आया? तो चाहिए लैंग्वेज शुरू करते हैं। अच्छा एक चीज बताइए, क्या जिन बिजनेस की गुडविल होती है उनकी रेपुटेशन होती है? हाँ। और रेपुटेशन होने के कारण उनकी सेल ज्यादा होती है तो हम ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं, दूसरों से एक्स्ट्रा कमाते हैं। गुडविल अराइजेस इन फॉर्म हैव कैपेसिटी टू अर्न मोर। अगर आपने मेरी बात सुनी है तो आपको एक एक वर्ड क्लियर होगा। गुडविल के कारण बिजनेस में कैसा पैसा अर्न होता है? ज्यादा। इट इज द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन। ये बिजनेस की क्या है? रेपुटेशन। तो कुछ वर्ड्स को कनेक्ट कीजिए। रेपुटेशन, अर्न मोर। अर्न मतलब मोर मतलब क्या होगा? प्रॉफिट। यहां क्या लिखा है? विच इनेबल्स इट टू अर्न हायर प्रॉफिट। इससे बिजनेस कैसा प्रॉफिट कमाता है? ज्यादा प्रॉफिट कमाता है, ठीक है। सब लोग जो कमा रहे ना, सब लोग जो कमाते हैं उसको बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं बोलो बेटा? नॉर्मल। लेकिन आप नॉर्मल से भी ज्यादा कमा रहे हो मतलब गुडविल। क्लियर हो गया? ठीक है। अदर फॉर्म्स इन सेम ट्रेड, सब कमा रहे ज्यादा, अपन कमा रहे क्या? अब सब कमा रहे कम, अपन कमा रहे ज्यादा, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? गुडविल बोला जाता। जैसे आपने देखा होगा ना, एक गली में 10 दुकानें हैं, 9 दुकान पे उतने ग्राहक नहीं है, लेकिन एक दुकान बहुत चलती है। कारण क्या है उसका? वो गुडविल है। वो किसी भी कारण से हो सकती है। मैं कुछ उसके रीजन भी बता देता हूँ ताकि बेटा आपको 2 नंबर वाला भी कवर हो, 3 नंबर वाला भी कवर हो जाए। जैसे मैंने क्या बोला, क्या रीजन हो सकता है बेटा उसका? तो उसका एक रीजन हो सकता है क्वालिटी। गुडविल बनने का एक रीजन क्या होगा बेटा? क्वालिटी। दूसरा क्या हो सकता है? क्वालिटी के साथ साथ अगर बिजनेस एक अच्छी लोकेशन पर है तो क्या हो सकता है? लोकेशन। तीसरा बिजनेसमैन का क्या हो सकता है बेटा? बिहेवियर हो सकता है, ये कारण हो सकते हैं। चौथा अगर आपसे कोई पूछे तो प्राइस हो सकता है। इन कारणों से गुडविल बनती है। अगर क्वेश्चन आए गुडविल तो आप इतना लिख दीजिए। अगर क्वेश्चन पूछा जाए गुडविल और गुडविल के कारण रीजन, इसको बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं बेटा? ओरिजिन। तो बेटा आप इसे 3 नंबर और 4 नंबर के हिसाब से भी लिख के आ सकते हैं। समझ आया बेटा आपको? क्वेश्चन क्लियर है? तो यहां पर अभी हमने 2 क्वेश्चन करे। कौन कौन सा? पार्टनरशिप और पार्टनरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरा क्या पढ़ा? गुडविल और गुडविल के फीचर्स। बेटा मैं यहां आपको 2 नंबर के साथ साथ 3 और 4 को भी बताने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? राइट रीजंस टू गिव एडमिशन टू अ न्यू पार्टनर। बेटा हम पार्टनरशिप बिजनेस पढ़ रहे हैं और पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर मिनिमम 2 पार्टनर होते हैं और मैक्सिमम 50 पार्टनर्स होते हैं। क्लियर बेटा? तो जरूरी थोड़ी एक साथ आप 50 के 50 पार्टनर रख लो। क्लियर हो रही बात? आए कभी आपके जैसे पार्टनर 10 हैं तो आपको लग सकता है 11th रखना है या आपको पार्टनर की संख्या बढ़ानी है, तो बेटा आपको जब भी लगता है कि आपको नए पार्टनर की जरूरत है तो आप उसको एडमिशन देते हो। अब ये एडमिशन क्यों देते हैं हमें वो पढ़ना है।
राइट रीजंस टू गिव एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। नए पार्टनर क्यों रखना बेटा, सबसे पहली बात आपको पता ही है, हमको जरूरत है एडिशनल कैपिटल की। मार्केट में क्यों लोन लेने जाए, जब हम अपनी फॉर्म में किसी पार्टनर को बुला सकते हैं, वो पैसे भी लाएगा, काम भी करेगा, माइंड भी लाएगा, मैनेजर स्किल भी लाएगा, तो हम नए पार्टनर को बुलाते हैं। पहला कारण कैपिटल। दूसरा कारण, ठीक है, सिर्फ पार्टनर पैसे के लिए थोड़ी आता, हो सकता है उसके पास ऐसे स्किल हो, टेक्निकल, प्रोडक्ट, मार्केटिंग, जिससे हमारे पार्टनरशिप फॉर्म को, हमारे व्यापार को फायदा मिले। तो एडिशनल कैपिटल के लिए, स्किल्स के लिए बेटा वो आएगा तो बेटा कैपिटल लाएगा, स्किल्स लाएगा, तो बिजनेस का एक्सपांशन, ग्रोथ, तरक्की अपने आप तो हो जाएगी। क्लियर है। अब आएगा तो वो हमारे साथ काम करेगा, ठीक है, तो हमारा बर्डन भी कम होगा, आएगा तो हमारी रिस्क भी कम हो जाएगी। दो लोगों ने पैसा लगाया, ठीक है, तो दो का डूबेगा, तीन ने लगाया तो तीन का डूबेगा। डूबने की बात नहीं कर रहा हूं बेटा, लेकिन बता रहा हूं रिस्क तो शेयर हो जाती है ना, क्या पैसा तो सबको थोड़ा कम कम लगाना पड़ता है। क्लियर हो रही बात। और आएगा तो हो सकता है सामने वाले का नाम काफी अच्छा हो, गुडविल पढ़ा चुका हूं, और उसकी रेप्यूटेशन का फायदा भी बेटा हमें क्या होगा, मिलेगा। दैट्स व्हाई हम नए पार्टनर को बुला सकते हैं। क्लियर हो रही बात। तो ये कुछ कारण थे नए पार्टनर को लाने के। अच्छा एक चीज और, जब भी नया पार्टनर आता है तो अपने साथ कितनी चीजें लेके आएगा, तो वो भी ध्यान रखिएगा, आगे आपको काम आएगा, ऑब्जेक्टिव में भी क्लियर होगा। तो नया पार्टनर आएगा तो पॉइंट वन अपने साथ क्या लाता है, एक तो मैं पढ़ा चुका हूं आपको, कैपिटल लाता है, दूसरा क्या लाता है बेटा, तो अपने साथ गुडविल भी लाता है। दोनों क्वेश्चन पढ़ा है इसलिए आपको यही कवर कर दिया। समझ आया बेटा आपको, क्लियर है कि नया पार्टनर आएगा तो किन किन कारणों से आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 2 नंबर वाले। बहुत बढ़िया। जैसा कि बेटा अभी हमने पढ़ा कि एक नया पार्टनर आता है तो उसे बोलते हैं एडमिशन, किन कारणों से आता है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो कौन सा है बेटा, एक्सप्लेन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर एंड इट्स कॉजेस। अरे अगर आ सकता है तो जा भी तो सकता है, तो बेटा आने के रीजन हमने पढ़े वो 5। अब जाता है तो किस कारण से जाता है, तो बेटा आपको भी पता है कि जब कोई पार्टनर फॉर्म से रिटायर होता है तो रिटायर होने का पहला कारण होता है उसकी ओल्ड एज या हेल्थ। क्लियर, एक पॉइंट में कर चुका। रिटायरमेंट का मीनिंग भी बता दो सर। तो रिटायरमेंट का बहुत सिंपल सा मीनिंग होता है बेटा, जब एक टाइम पीरियड के बाद या किसी सिचुएशन के कारण एक पार्टनर को फर्म से अलग होना पड़ रहा है तो उसको हम रिटायरमेंट बोलते हैं। क्लियर है। आइए लैंग्वेज पढ़ते हैं। रिटायरमेंट इज एक्ट लिविंग द पार्टनरशिप। एक पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म को क्या कर रहा है, छोड़ रहा है। नॉर्मली एक चीज मैंने सुन के चलेगा, जब भी रिटायरमेंट होता है तो हम ये मान के चलते हैं कि ये बेटा बिना किसी वाद विवाद के हुआ है, ठीक है, इसमें एक एज हो गई थी, एक टाइम हो गया था, ठीक है, उसके बाद पार्टनर एक जो है सम्मान से पार्टनरशिप फॉर्म को क्या कर रहा है, छोड़ रहा है। तो नॉर्मल तो हम ये ट्रीट करेंगे, ना कि उसको निकाला जा रहा है। तो बेटा जब एक पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म से क्या होता है, अलग होता है, तो उसको बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। ठीक है, वो बाकी पार्टनर से बाकायदा पूछ के और कंसेंट से अलग होगा। कंसेंट से मतलब एक पूरी सम्मानजनक तरीके से, जैसा कि हमारे पास एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। एग्रीमेंट को क्या कहते हैं बेटा, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, इतना तो पता होगा आपको। उस एग्रीमेंट की कंडीशन के हिसाब से द रिटायरिंग पार्टनर सीज टू बी मेंबर ऑफ द फर्म बट कंटिन्यूस विद द, ध्यान रखें वो अब मेंबर नहीं है, क्या लिखा है, अब वो मेंबर नहीं रहेगा, अब वो पार्टनर नहीं है। तो पार्टनर अलग हो रहा है, लेकिन पार्टनर के अलग होने से फर्म बंद होने वाली नहीं, फर्म तो कंटिन्यू चलती रहेगी। क्लियर है। अब पार्टनर के जाने के कारण पढ़िए। तो पहला बेटा क्या हो गया है, ओल्ड एज हो गई है या हेल्थ के इश्यूज आ गए हैं। अगली चीज, वो अपने खुद का एक नया बिजनेस करना चाहता है, हमारी वाली फर्म से अलग हो गए, डिजायर टू स्टार्ट ओन बिजनेस। तीसरा डिसएग्रीमेंट, बेटा जो डीड हमने बनाई थी, डीड के हिसाब से कामकाज नहीं हो रहा तो वो फॉर्म से अलग होना चाहता है, डिसएग्रीमेंट। विचार नहीं मिल रहे हैं। अगला क्या लिखा है, किसी भी म्यूचुअल कारण के कारण, किस कारण से जाना चाहता बेटा वो, म्यूचुअल रीजन से अगर वो अलग हो रहा है तो। आगे बेटा रिटायरमेंट समझ, एक बार फिर से सुनिए। रिटायरमेंट का मतलब ये होता है कि जब कोई पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म से अलग होता है, वो पार्टनरशिप फॉर्म का मेंबर नहीं रहेगा, ठीक है, बाकी पार्टनर को बता दिया है तो उसे बोलेंगे रिटायरमेंट, वो जा रहा है, फॉर्म बंद नहीं हो रही है। क्लियर है मेरी बात। कारण क्या है, एज हो गई है, ठीक है, हेल्थ इश्यूज आ गए हैं, खुद का नया बिजनेस शुरू करना चाहता है, आपस में मतभेद हो गए हैं, लड़ाई नहीं हुई, मतभेद हो गए तो अलग हो गया। क्लियर। और या फिर आपस में सहमति से बात करके। एक चीज जो मैं आपको यही पढ़ा दूं, अगला क्वेश्चन भी बेटा इसी के साथ साथ मैं आपको यही कंप्लीट कर देता हूं। जैसे मैंने क्या बोला कि वो जा रहा है, कैसे जा रहा है,
बातचीत करके, एज के कारण, टाइम के कारण। लेकिन बेटा अगर कोई पार्टनर ऐसा काम करता है जिससे कि बेटा पार्टनरशिप फर्म को क्या हुआ है, नुकसान हुआ है, वो एग्रीमेंट तोड़ रहा है, तो बाकी पार्टनर उसको फर्म से निकाल सकते हैं। लेकिन निकालने से पहले उससे बात करेंगे, उसको बुलाएंगे, उसे बोलने का मौका देंगे, और जब बेटा वो एग्रीमेंट के खिलाफ काम करता है तो उसको बुलाकर उससे बातचीत कर उसे हटाया जाता है, निकाला जाता है, तो उसको एक्सपल्शन बोल देते हैं। ये दोनों क्वेश्चन आपस में हो गए कंप्लीट। देखिए एक्सपल्शन इज एक्ट, वहां पर लिविंग था, यहाँ पर रिमूविंग ऑफ पार्टनर, अब भी कंप्लीट हो जाएगा। फ्रॉम द फॉर्म ड्यू टू सर्टेन सीरियस रीजन, ये वर्ड याद रखिएगा। क्या ऐसा कोई काम करा जो एक्ट के बाहर है। उन्होंने बोला था कि पार्टनर्स में आपस में बात हो गई थी कि बेटा कोई भी पार्टनर फॉर्म की सीक्रेट बात बाहर नहीं करेगा, ये बाहर बता रहे हैं, ठीक है। अनलाइक रिटायरमेंट, रिटायरमेंट अपनी इच्छा से होता है बेटा, ये वर्ड याद रखिएगा, अपनी इच्छा है, नहीं वॉलंटरी होता है रिटायरमेंट। और एक्सपल्शन जो क्या होता है, अगर ऑब्जेक्टिव है तो ये कंपल्सरी होता है। आपने काम ही ऐसा करा है जिसके कारण आपको निकालना पड़ रहा है, क्योंकि आपने क्या करा है कि प्रोटेक्ट, किसको प्रोटेक्ट करना, इंटरेस्ट ऑफ द फॉर्म को। बेटा एक साथ मैंने दो क्वेश्चन कवर कर दिए, ये एमपी बोर्ड के अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पूछे जाते हैं। क्या आपको समझ आए कि बेटा रिटायरमेंट क्या होता है और रिटायरमेंट के साथ साथ एक्सपल्शन क्या होता है, दोनों वर्ड आए तो आप आराम से कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। मैंने क्या बोला था अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में कि पार्टनर जब फॉर्म से विदा होता है तो इसको बोलते हैं रिटायरमेंट। पार्टनर विदा हो रहा है, फर्म बंद नहीं हो रही है। लेकिन बेटा जब पूरा की पूरा व्यापारी बंद कर दिया जाए तो उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म बंद, व्यापार बंद, पार्टनर्स का आपस का रिश्ता भी बंद। अब सर क्यों बंद होता है, इसके कई कारण है, लेकिन अभी हम इस प्रश्न के अंदर ये देखेंगे कि हमें पार्टनरशिप फर्म के बंद होने को समझना है कि क्यों होता है और किस कारण से होता है। देखिए डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म एक वाइडर टर्म है व्हेन ऑल द पार्टनर्स ऑफ ए फॉर्म एग्री। कौन एग्री हो गए हैं, सारे के सारे पार्टनर क्या हो गए हैं, एग्री। क्या इस बात पे एग्री हुए हैं कि अब हम फर्म बिजनेस को कंटिन्यू नहीं करने वाले, नॉट टू कंटिन्यू द बिजनेस ऑफ द फर्म, क्लियर है। तो उससे क्या बोलेंगे हम, पार्टनरशिप फॉर्म का डिसोल्यूशन। सेक्शन जरूर याद रखिएगा, सेक्शन कौन सा है बेटा, सेक्शन 39। एक्ट कौन सा है वापस बता देता हूं ताकि बार बार याद ना कराना पड़े और आपके नंबर भी कवर हो जाए। एक्ट कौन सा है, 1932। द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर्स ऑफ ए फर्म इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। जब कोई भी पार्टनर जो है वो बिजनेस को चलाना नहीं चाहता, सारे पार्टनर मिलते हैं और अपनी कंसेंट के हिसाब से क्या करते हैं बेटा, बिजनेस को बंद कर देते हैं, क्लियर है। आपस में एग्रीमेंट कर लेते हैं, एग्री हो जाते हैं, पार्टनर्स ऑफ ऑल फर्म एग्री नॉट टू कंटिन्यू बिजनेस। कौन से सेक्शन के हिसाब से, सेक्शन 39 के साथ। अब कौन कौन से रीजन से, बेटा ये क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चंस के अंदर हम पढ़ेंगे कि किस किस कारण से पार्टनरशिप फॉर्म बंद होती है। पार्टनरशिप फॉर्म के बंद होने को बोलते हैं बेटा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जब सारे पार्टनर्स इस बात को लेकर क्या हो जाते हैं बेटा, एग्री हो जाते हैं। आया समझ। तो चलिए बेटा अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं अगला 2 नंबर वाला क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। राइट मीनिंग ऑफ कंपनी। बेटा कंपनी जो है वो अभी तक हम पार्टनरशिप पढ़ते हुए आ रहे हैं, पार्टनरशिप से कंपनी एकदम डिफरेंट होता है। जैसा कि बेटा पार्टनरशिप के अंदर क्या बात है, हम पार्टनरशिप के पॉइंट्स को लेकर ही कंपनी को पढ़ते हैं तो क्या आपको, ताकि आपको ज्यादा जल्दी समझ आ जाए। जैसे कि बेटा मैं आपको बताता हूँ पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनर्स की संख्या कितनी होती है, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50। वहां पर पार्टनरशिप में होती है पार्टनर, कंपनी के अंदर पार्टनर की जगह बन जाएंगे शेयर होल्डर या मेंबर, बस नाम बदल गया है एक तरीके से, आप ये समझिए। वहां पर मैक्सिमम मेंबर होते हैं 50, यहाँ पर मैक्सिमम मेंबर की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेटा पार्टनरशिप में पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन कंपनी के अंदर कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होता है, कंपलसरी होता है। दैट्स व्हाई कंपनी जो है एक लॉ क्रिएटेड पर्सन होती है, ठीक है। हर सब कुछ बेटा कंपनी के अंदर हम सारा काम कंपनी के नाम से करते हैं, कंपनी अपने नाम से कुछ खरीदती है, कंपनी अपने नाम से कुछ बेचती है, इसलिए हम ऐसा मान के चलेंगे कि कंपनी एक पर्सन होती है। कैसी पर्सन होगी बेटा, आर्टिफिशियल पर्सन होती है। जैसा कि क्लास 11th में आपको पता है कि एक नेचुरल पर्सन होता है, राम श्याम मोहन मैं आशुतोष आप लोग सब नेचुरल पर्सन है, वैसे ही बेटा कुछ आर्टिफिशियल पर्सन भी होते हैं। तो बेटा आर्टिफिशियल पर्सन वो होते हैं जिनके हाथ पैर तो नहीं होते
लेकिन सारा जो काम होता है उन्हीं के नाम से होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, आप किसी कंपनी का फोन परचेस करते हैं बेटा, तो बेटा आप फोन की कंपनी के ऑनर को जानते हैं क्या? बहुत सारे ऑनर्स होते हैं। आपको अगर फोन की कंपनी में कोई प्रॉब्लम लग रही है, उसकी क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम लग रही है, तो आप कंपनी के नाम पर केस करेंगे। उस कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना है तो कंपनी के नाम से इन्वेस्ट करेंगे, ना कि कंपनी के ऑनर से। इसीलिए सब कुछ कंपनी जो होती है, कंपनी अपने नाम से करती है, तो कंपनी कैसी पर्सन है बेटा? आर्टिफिशियल पर्सन। पार्टनरशिप में हमने क्या पढ़ा था? जब कोई पार्टनर एडमिशन लेता है, रिटायर होता है, या किसी पार्टनर की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो पार्टनरशिप बंद हो जाती है। लेकिन कंपनी कभी भी अपने मेंबर के आने जाने से बंद नहीं होती है, कंपनी कंटिन्यू चलती है। इसको बोलते हैं बेटा परपैचुअल सक्सेशन। मेरी थ्योरी के एक वर्ड को आप अच्छे से सुनिएगा, इसके बाद सिर्फ मुझे पीछे बोर्ड की चीजें एक्सप्लेन ही करनी है। अगली चीज बेटा, कैसे पता चलेगा कि कोई काम कंपनी ने करा है तो कोई काम कंपनी ने करा है? ये पता करने के लिए आपको क्या लगता है, जैसे एक आम आदमी तो अपनी साइन कर देता है ना, ठीक है, क्या कंपनी साइन कर सकती है? अरे कैसे करेगी? कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, सिग्नेचर नहीं कर सकती है, तो कंपनी सिग्नेचर नहीं करेगी, बल्कि उसकी जगह कंपनी की सील लगा दी जाती है, जिसको हम कॉमन सील बोल सकते हैं। और बेटा कंपनी में कोई भी व्यक्ति जो इन्वेस्ट करता है उसे हम शेयर होल्डर बोलते हैं। वो अपना शेयर कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को बेच सकता है और उसकी जगह दूसरा व्यक्ति मालिक बन जाएगा। बेचने के लिए बेटा आजकल आपको इतना तो पता ही होगा, स्टॉक एक्सचेंज नाम की एक जगह है जहां से शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। बेटा इन्हीं पॉइंट्स को मिक्स कर दो तो कंपनी की डेफिनेशन बन जाएगी। आइए पढ़ते हैं। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। जो पॉइंट में यहां पर बता रहा हूं इनको ध्यान से पढ़िएगा। कंपनी कैसी पर्सन है? आर्टिफिशियल। मतलब क्या? कंपनी अपने नाम से सब कुछ करेगी, अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट करेगी, अपने नाम से बैंक अकाउंट खोलेगी, कंपनी अपने नाम से सेल करेगी, परचेस करेगी, कंपनी दूसरों पे केस करेगी, कंपनी के नाम पे केस। ठीक है, कंपनी बनती है रजिस्ट्रेशन से, कंपलसरी होता है रजिस्ट्रेशन। कहां पे कराना होगा रजिस्ट्रेशन? तो रजिस्ट्रेशन होगा बेटा कंपनी एक्ट 2013 में। वही पार्टनरशिप का एक्ट कौन सा था? याद करने के लिए अभी पढ़ो। पार्टनरशिप का एक्ट था 1932। ऑब्जेक्टिव भी क्लियर करा देता हूं। पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं था, कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। क्लियर है? हैविंग अ कॉर्पोरेट एंड लीगल पर्सनालिटी, क्योंकि बेटा लॉ से बनी है, आर्टिफिशियल पर्सनल है, इसलिए कॉर्पोरेट और लीगल पर्सनालिटी होती है। मेंबर जाए, मेंबर आए, मेंबर मर जाए, पागल हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, कंपनी बंद होने वाली नहीं है। क्या लिखा है? डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। मेंबर्स मीन शेयर होल्डर। ठीक है, अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। कंपनी में जो शेयर होल्डर होते हैं, जिनने पैसा लगाने वाले शेयर होल्डर की लायबिलिटी कैसी होगी? लिमिटेड होगी। क्या लिमिटेड सर? लिमिटेड का मतलब ये होता है, मैंने अगर 1 लाख रुपए का शेयर लिया है ना, पर अगर कंपनी घाटे में भी चली जाती है ना, तो मैं 1 लाख से ज्यादा देने वाला नहीं। पर्सनल प्रॉपर्टी पे बात आएगी नहीं, लेकिन पार्टनरशिप में लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। उसी के पॉइंट को उल्टा करो और क्वेश्चन कंप्लीट कर दो। अगली चीज, पार्टनरशिप में आप अपना हिस्सा ही नहीं बेच सकते थे, यहां पर आप इजीली बेचो स्टॉक एक्सचेंज पे जाके अपना शेयर। स्टॉक एक्सचेंज की पढ़ाई भी करो, आगे बहुत बड़ा फ्यूचर है उसके अंदर। कंपनी को किसी के आने जाने से फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं। इसको क्या बोलते हैं बेटा? परपैचुअल सक्सेशन। कोई काम कंपनी ने कैसे करा, ये कैसे सिद्ध होगा, तो क्या लगाई जाएगी वहां पर? कंपनी की सेल। समझ आया बेटा? जो एक्सप्लेनेशन मैंने दिया ना, एक एक वर्ड को अंडरलाइन कर दिया, अगर आप एक बार ढंग से पढ़ेंगे ना तो पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है बेटा? देखिए, राइट मीनिंग ऑफ शेयर एंड इट्स टाइप्स। बेटा मैंने अभी बताया, अगर कंपनी में आपको जाना है, कंपनी में आपको पैसे लगाने हैं, मुझे लगाने हैं, तो बेटा कंपनी क्या बोलती है कि अगर कंपनी को पैसों की जरूरत होती है तो कंपनी बोलती है, आम आदमी को ऑफर देती है कि आइए हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है, आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे मतलब आप उस कंपनी में हिस्सा खरीदेंगे। पूरी कंपनी नहीं खरीद लोगे आप, क्या खरीदोगे बेटा? उस कंपनी में एक हिस्सा, पूरी कैपिटल का एक छोटा सा हिस्सा। क्या खरीदोगे बेटा? पूरी कैपिटल का एक छोटा सा हिस्सा। तो बेटा जब आप एक छोटा सा हिस्सा खरीदते हैं ना, तो उस हिस्से को क्या बोला जाता है बेटा? उस हिस्से को शेयर बोलते हैं। अरे जैसे आप मान के चलो, आप 10 दोस्तों आप कहीं घूमने जा रहे हो, तो 10 दोस्त ने क्या थोड़ा हम कंट्रीब्यूट करते हैं, तो बेटा अपन बोलते हैं ना कंट्रीगरी है। सेम कंपनी चालू करने के लिए पैसों की जरूरत होती है। कंपनी बोलती है आम जनता से, आओ पैसा लगाओ आप हमारी कंपनी में, हम कुछ प्रोडक्ट बनाएंगे, बेचेंगे और प्रॉफिट कमाएंगे। जो लोग पैसा लगाते हैं क्या बोलेंगे उनको? शेयर होल्डर। क्या बोलेंगे उनको? शेयर होल्डर। ठीक है, तो पैसा लगाने वाले कौन हो गए? पैसा लगाने वाले होंगे बेटा शेयर होल्डर। ठीक है,
और शेयर होल्डर को ही क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर को ही हम बोलते हैं मेंबर। क्लियर है। और कंपनी की टोटल कैपिटल, पूरी कंपनी जितने की है, टोटल कैपिटल का स्मॉल पार्ट, कौन सा पार्ट बेटा, स्मॉल पार्ट। स्मॉल पार्ट क्या कहलाता है, शेयर। शेयर मतलब हिंदी में बोले तो एक छोटा सा उसका क्या होगा, हिस्सा। क्या होगा बेटा, उसका हिस्सा होगा। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि एक कंपनी 10 लाख रुपए की है, कितने की है, 10 लाख। 10 लाख रुपए में 10 लोगों ने पैसे लगाए, तो एक आदमी ने कितना लगाया, 1 लाख। एक आदमी ने पूरी कंपनी खरीदी क्या, नहीं। तो 1 लाख उस कंपनी की कैपिटल का एक हिस्सा है, छोटा हिस्सा, तो उसे क्या बोलेंगे हम, शेयर बोलेंगे। अरे बात समझ। और बेटा ये शेयर होते हैं 2 प्रकार के, कौन कौन से, एक होते हैं इक्विटी शेयर और एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर में आपको आने वाले क्वेश्चन के अंदर पूरी तरीके से डिटेल में क्लियर करूंगा। तो देखिए, शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ विच टोटल कैपिटल, पूरी कैपिटल का एक छोटा सा हिस्सा, 10 लाख वाला एग्जांपल याद रखिएगा, ऑफ अ कंपनी। इट रिप्रेजेंट, जिसने शेयर खरीदा वो कंपनी का कौन, ऑनर। कौन बनेगा बेटा, ऑनर। ऑनर क्या है, शेयर होल्डर। शेयर होल्डर क्या है, मेंबर। ये ऑब्जेक्टिव याद होते हैं, आए समझ, ठीक है। और ऑनर और शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी। मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको बेटा ढंग से क्लियर हुआ होगा, आ रहा है समझ। एक बार अच्छे से वीडियो को देखिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, What do you mean by forfeiture of share? जैसा कि बच्चों मैंने अभी आपको बताया, किसी कंपनी का मालिक बनने के लिए शेयर खरीदना पड़ेंगे, ठीक है। और बेटा शेयर आप 2 तरीके से खरीद सकते हैं। पहला, या तो पूरा पैसा एक साथ दे दें, जैसे बेटा होता है ना कि मुझे घर खरीदना है तो मैंने या तो पूरा पैसा एक साथ दे दिया, जिसको बोलते हैं लमसम, या फिर मैंने किश्तों में खरीदा। तो शेयर भी आप 2 तरीके से खरीद सकते हैं। कैसे बेटा, या तो पूरा एक साथ दे दिया लमसम, ठीक है, या फिर मैंने किश्तों में दिया तो मैंने शेयर खरीदा है। कैसे खरीदा है शेयर, शेयर को मैंने खरीदा है इंस्टॉलमेंट पर। क्या पे खरीदा बैठ लो बेटा, इंस्टॉलमेंट पर। इंस्टॉलमेंट मुख्यतः 4 तरह की होती है। बेसिकली इंस्टॉलमेंट हम 4 तरह से ट्रीट करते हैं। कौन सा, तो बेटा पहली इंस्टॉलमेंट होती है एप्लीकेशन, जिसका पैसा आपको देना कंपलसरी है ही, बिना एप्लीकेशन के आप शेयर खरीद ही नहीं सकते। एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट, याद रखिएगा बेटा, एप्लीकेशन के बाद क्या आएगा, अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के बाद क्या आएगा आपका फर्स्ट कॉल, ठीक है। और फर्स्ट कॉल के बाद आएगा आपका सेकंड कॉल। अच्छा जरूरी नहीं इतनी है, कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन अभी इतनी तो आपको आनी चाहिए। अब मैंने जैसा कि बोला, एप्लीकेशन का पैसा आपको देना कंपलसरी है। अगर कोई शेयर होल्डर एप्लीकेशन का पैसा देने के बाद अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं देता, अलॉटमेंट का दे देता है बाकी नहीं देता, फर्स्ट कॉल का देता है बाकी, मतलब कहीं भी अगर वो पैसा नहीं देता तो कंपनी उसको बार बार बोलेगी, नोटिस देगी, बताएगी कि अपना पैसा चुका दो वरना शेयर कंपनी तुमसे ले लेगी। जैसे बेटा होता है ना, कार ली किस्तों पे नहीं लिया तो किस्तें नहीं भरी तो कार कंपनी क्या करेगी बेटा, बार नोटिस देगी और एक समय बाद आपकी कार आपके घर से उठा लाएगी। सेम बेटा कंपनी आपको बोलेगी कि बोलो पैसे भरो, शेयर के बाकी है ना पैसे, तुम अगर नहीं भर रहे हो तो कंपनी तुमको बोलेगी और एक समय बाद आपके शेयर कंपनी जब्त कर लेगी। और बेटा उसका मालिक कौन बन जाएगा, आप हो गए कैंसल, अब मालिक बन गई कंपनी। तो इसी को बोलते हैं, जब शेयर के पैसे नहीं भरो तो कंपनी शेयर ले लेगी, इसे बोलेंगे क्या बेटा, फॉरफीचर ऑफ शेयर। वही मैं मेन वर्ड्स को यहां पर क्या करूंगा बेटा, बॉक्स में डालूंगा मेन चीजें। तो शेयर, फॉरफीचर ऑफ शेयर मींस कैंसलेशन ऑफ शेयर। अब आप मालिक नहीं हो, कैसा कैंसल, तो बेटा कैंसल होगा कंप्लीट टर्मिनेशन। आ रही बात समझ, ऑफ द शेयर होल्डर। क्यों हुआ कैंसल, तो बेटा ऐसा नहीं कि आपकी शक्ल अच्छी नहीं लगी तो कंपनी आपका शेयर ले गई या आपने बात अच्छे से नहीं करी, यहां पर होगा बेटा नॉन पेमेंट, पैसा नहीं भरा, यही होता है ना बेटा, क्लियर है। नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी, ये कॉल मनी फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल अलॉटमेंट बाय द शेयर होल्डर इवन आफ्टर रिपीटेड रिमाइंडर्स। अरे मैसेज दे रहे थे, वो तो बार बता रहे थे, आपको रिमाइंडर दिया था, आपकी समझ नहीं आ रही थी, पैसा भरो। अब बेटा अब जितने पैसे भरे थे वो भी गए और आप मालिक भी नहीं रहे, मालिक कौन बन गया, कंपनी, और कंपनी इसे वापस से किसी और को क्या कर देगी, बेच देगी। आया बेटा समझ, क्लियर है, इसे बोलते हैं हम फॉरफीचर ऑफ शेयर। आगे के क्वेश्चंस में 3 नंबर वाले 4 नंबर वाले हम पूरी प्रोसीजर पढ़ेंगे। और बेटा फॉरफीचर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर से 2 या 3 थ्योरी ही है आपकी, और कंफर्म में एक थ्योरी आपकी एग्जाम में आएगी ही आएगी। तो चलिए बेटा अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये एक और कंप्लीट कर लेते हैं हम, क्या लिखा है बेटा, आइए
राइट, इफेक्ट्स ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर। बेटा अगर कंपनी ने आपसे शेयर ले लिए, मतलब अब आप मालिक रहे क्या उसके, नहीं आप मालिक नहीं रहे, तो फॉरफीचर हो जाने के बाद क्या क्या इफेक्ट्स होंगे, वो इफेक्ट्स बहुत छोटा सा है। देखिए पहला बेटा लॉस ऑफ मेंबरशिप, अब आप मालिक नहीं रहे। अब जब मालिक ही नहीं रहे तो आप वोट भी नहीं डाल सकते हो कंपनी के किसी मैटर पे। जब आप मालिक नहीं रहे तो आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, और एक शेयर होल्डर को जो रिटर्न मिलता है, एक शेयर होल्डर को जो रिटर्न मिलता है उसको बोलते हैं डिविडेंड। तो बेटा अब आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा, वर्ड याद रखिए, ना आप मालिक हो, ना आप वोट दोगे, ना आपको डिविडेंड मिलेगा, क्योंकि मालिक तो कंपनी बन गई है ना। और बेटा जितने पैसे आपने चुकाए थे ना, कंप्लीट लॉस ऑफ मनी पेड। कैसे, जैसे बताता हूं, मैंने 100 रुपए का शेयर खरीदा था, 50 भर दिए थे, 50 नहीं भरे तो 50 गए। क्लियर है, 100 रुपए दे दो भाई, मैंने गाड़ी खरीदी, मैंने कौन सी कार खरीदी, कितने की, 10 लाख की, 2 लाख का क्या भर दिया डाउन पेमेंट, बाकी 8 लाख की किस्त नहीं भरी तो 2 लाख गए। क्लियर है, और बेटा आप मालिक भी नहीं रहे तो आप कुछ भी नहीं रहे। बहुत सिंपल है, ना मैं मालिक हूं, ना मेंबर हूं, ना पैसा मिलेगा, ना वोट डालूंगा। क्लियर है, बहुत अच्छे से मैंने फॉरफीचर को समझाने की यहाँ पे कोशिश करी। ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से पूरी तरीके से क्या है बेटा कनेक्टेड है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, 2 मार्क्स वाले। मीनिंग ऑफ डिवेंचर, जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, पुराने क्वेश्चंस को ढंग से सुनिएगा ताकि आपको यह समझ आए कि अगर किसी कंपनी को ना पैसे की जरूरत होती है ना, तो कंपनी मार्केट में जाती है और लोगों से क्या बोलती है, आओ हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो। ठीक है, लोग इन्वेस्ट करते हैं कंपनी के क्या कंपनी के अंदर, और क्या बन जाते हैं कंपनी के मालिक। लेकिन बेटा वो मालिक तब बनते हैं जब कंपनी उनको शेयर बेचती है। आधी बात समझ, शेयर खरीदने के बाद आप मालिक बन जाते हो। लेकिन अगर कंपनी जो है वो शेयर नहीं बेच रही, शेयर की जगह कंपनी क्या बेच रही है, एक और इंस्ट्रूमेंट, एक और डॉक्यूमेंट होता है जिसे हम बोलते हैं डिवेंचर। तो सिंपल समझिएगा, कंपनी को पैसे की जरूरत है तो पैसे 2 तरीके से ला सकते हैं। कैसे, या तो कंपनी शेयर बेच दे या तो कंपनी डिवेंचर बेच दे। सर कैसे दिखते हैं शेयर और डिवेंचर? अरे कोई नहीं, सर्टिफिकेट होता है, शेयर भी क्या होता है सर्टिफिकेट, डिवेंचर भी क्या होता है सर्टिफिकेट। लेकिन अंतर क्या होता है सर, जो लोग शेयर खरीदते हैं वो होते हैं कंपनी के मालिक, और जो लोग डिवेंचर खरीदते हैं वो लोग होते हैं डिवेंचर होल्डर। वो लोग कंपनी को लोन देते हैं। क्या देते हैं बेटा, लोन, और वो कहलाते हैं कंपनी के क्रेडिटर। तो बेटा क्या हुआ, डिवेंचर का मतलब कंपनी को पैसे की जरूरत है, कंपनी क्या गई बेटा मार्केट में गई, मार्केट में जाके क्या बोला, हमको पैसे की जरूरत है, लेकिन इस बार हमें जो पैसे की जरूरत है उसमें हम आप लोगों को मालिक नहीं बनाएंगे, बल्कि हम आपसे क्या मांगना है, लोन मांगना है। क्या मांगना है ये बेटा, कंपनी लोन मांगना है। तो आप हमें लोन दो, ठीक है, आप जो हो वो कंपनी के लिए क्या कहलाओगे, कंपनी के क्रेडिटर कहलाओगे। कंपनी आपको सर्टिफिकेट पे लिख के देगी, एक्नॉलेज करेगी कि हमने आपसे क्या लिया है बेटा, लोन लिया है, और हम इसके आपको ब्याज चुकाएंगे। क्या चुकाएंगे, ब्याज। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, शेयर पर शेयर होल्डर को मिलता है डिविडेंड। जो लोग डिवेंचर खरीदते हैं उन्हें बोलेंगे डिवेंचर होल्डर, और उन्हें मिलेगा क्या बेटा, इंटरेस्ट। क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। इन लोगों ने कंपनी को कर्जा दिया है। एक चीज और, अगर ये लोग कंपनी को कर्जा दे रहे हैं तो ये कंपनी की प्रॉपर्टी गिरवी भी रखवा सकते हैं और नहीं भी। तो मेन अंतर क्या हुआ, शेयर होल्डर कंपनी के मालिक है, डिवेंचर होल्डर कंपनी को क्या दे रहे हैं, लोन दे रहे। कंपनी इसका प्रूफ क्या दे रही, लिख के दे रही कि हमने आपसे कर्जा लिया है और एक समय के बाद हम आपका पैसा चुका देंगे, या फिर कंपनी के बंद होने पर चुका देंगे। ठीक है, 2 चीजें और हो सकती है, या तो कंपनी क्या कर सकती है, अपनी प्रॉपर्टी उनको गिरवी रख सकती है, या नहीं भी रख सकती। ये सब जो है बेचने के वक्त डिसाइड होगा। आइए डिवेंचर के मीनिंग पे चलते हैं। डिवेंचर कैसा इंस्ट्रूमेंट है बेटा, एक रिटर्न इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, जिसपे कंपनी हामी भर रही है कि हाँ जिससे पैसे लिए हैं उससे, जिससे हमने पैसे लिए उससे हमने लोन लिया। लोन को इंग्लिश में डेट बोलते हैं। क्लियर बात, अंडर द कॉमन सील। आपको तो पता ही है ना कि कंपनी ऐसी पर्सन होती है आर्टिफिशियल, और आर्टिफिशियल पर्सन साइन नहीं कर सकता, क्या लगती है, कॉमन सील। ये एक बेटा सर्टिफिकेट है। क्या है, सर्टिफिकेट। कौन इशू करता है, कंपनी। क्या बोलती है, अरे हमने कर्जा लिया है, एविडेंस ऑफ डेट, कल से नहीं देना तो कोर्ट चले जाना। क्लियर है, विच और विदाउट चार्ज। चार्ज का मतलब होता है बेटा, जैसा कि अपनी जो देसी भाषा में हम जानते हैं उसको बोलते हैं गिरवी। या तो कंपनी अपनी किसी संपत्ति को क्या कर सकती है, गिरवी रख सकती है, या नहीं भी रख सकती है। आया बेटा समझ, ये था मतलब। कुछ चीजें मैं बता दूं, जो लोग डिवेंचर खरीदते हैं उन्हें हम बोलते हैं डिवेंचर होल्डर। क्या बोलते हैं बेटा, डिवेंचर होल्डर। और इन्हें बदले में ना डिविडेंड नहीं, बल्कि इनको बदले में मिलता है ब्याज। क्या मिलता है, ब्याज।
क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। आ रही है मेरी बात समझ, क्लियर हुआ होगा आपको क्वेश्चन बेटा? कहीं भी डाउट हो बताइएगा, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको एक भी डाउट ना आए। चलिए हम 2 नंबर वाले अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राइट मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेटा बहुत सिंपल, ज्यादा इसको खींचेंगे नहीं। साल शुरू होता है 1 अप्रैल को, खत्म होता है 31 मार्च को, कॉमर्स वाले सभी जानते हैं। और बेटा जब साल खत्म होता है ना, तो आपको भी पता है अकाउंट्स क्यों बनाए जाते हैं। अकाउंट्स को बनाने का सर यही पर्पस है। क्या पर्पस है अकाउंट्स को बनाने का? कि हमें पता चल सके कि साल के एंड पे हमने कितना लाभ, कितनी हानि, कितना प्रॉफिट, कितना लॉस कमाया है, कंपनी के पास कितनी एसेट्स है, कंपनी के पास कितनी लायबिलिटी है। कुल मिलाकर जैसे बेटा आप लोग अपनी पीटीएम्स में जाते हैं ना, ताकि आपके पेरेंट्स जाते हैं ताकि आपकी साल भर की चीजों को चेक कर सके, क्या पढ़ाई करी है आपने, वैसे ही बेटा एक डॉक्यूमेंट होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? एक डॉक्यूमेंट है, एक रिकॉर्ड है। क्या है? एक रिकॉर्ड, जिसमें साल भर ने कंपनी ने क्या काम करा है, कितने पैसे कमाए हैं, कितने पैसे गंवाए हैं, कितनी प्रॉपर्टी बढ़ा ली, कितनी प्रॉपर्टी गिरा दी, ये सब इसके अंदर लिखा होता है। लेकिन बेटा इसमें सब कुछ जो आएगा वो सिर्फ मॉनिटरी आएगा, पैसे वाला आएगा। क्या आएगा बेटा? मॉनिटरी आता है। तो आसान भाषा में कंपनी के साल भर के रिकॉर्ड्स को क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक है, इसमें कंपनी के फाइनेंशियल एक्टिविटीज होती हैं। कैसी एक्टिविटी होंगी बेटा? फाइनेंशियल एक्टिविटी, पोजीशन वर्ड जैसे ही आए तो बेटा आपके माइंड में आना चाहिए असेट्स और लायबिलिटीज कितनी होंगी। ठीक है, कंपनी की पोजीशन कैसी है बिजनेस में, दूसरे लोगों से डील करने में और दूसरों के एंटिटी के साथ। दे आर द रिटर्न रिपोर्ट्स। ये कैसी है? रिटर्न रिपोर्ट, जहां पर हम कंपनी में क्वांटिफाई, कितनी क्वांटिटी में प्रॉफिट हुआ है, कितनी क्वांटिटी में लॉस हुआ है। ठीक है, कंपनी की स्ट्रेंथ, कंपनी की परफॉर्मेंस, कंपनी के पास कितना पैसा है, लिक्विडिटी बोलते हैं जिसको, हम ये चेक करने की कोशिश करते हैं। और भी लिख के आना बेटा। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बताऊं आपको कितनी चीजें आती हैं? 4, जिनको आप लिख सकते हैं। पहला आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या आता है बेटा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉफिट और लॉस, जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बोलते हैं, लेकिन अभी आपको समझाने के लिए, ठीक है, क्योंकि आप 11वीं से परिचित हो इन शब्दों से। एक बोलते हैं बैलेंस शीट, जिसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ पोजीशन। ठीक है बेटा, बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे, अपडेटेड चीजें बता रहे हैं, क्लियर है। आगे जिसको हम बोलते हैं बेटा नोट्स टू अकाउंट्स, मतलब अकाउंट्स की डिटेल। आपका कहीं भी हाफ ईयरली में कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। और नोट्स टू अकाउंट्स के बाद आता है बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो मैं अगर इस क्वेश्चन को समअप करूं तो क्या हुआ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब वो जहां कंपनी साल के एंड पर अपने प्रॉफिट, अपने लॉस को बताएगी, कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, कंपनी की पोजीशंस क्या है, एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है, इसको हम बोलते हैं कंपनी की परफॉर्मेंस बताते हैं इसके अंदर। आ रहा बेटा समझ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है हमारा 2 नंबर वाला आखिरी प्रश्न। ठीक है, और ये 9th चैप्टर का क्वेश्चन है, और बेटा 9th चैप्टर तक ही आपके सिलेबस के अंदर आ रहा है। तो चलिए बेटा आखिरी चालू करते हैं। जैसा कि मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताया उससे ही रिलेटेड है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर बताने, मैं जो चीज अंडरलाइन करूं उनको देखिएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की खासियत क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेटा साल भर का अकाउंटिंग फैक्ट्स की समरी है। मिलाकर साल भर में तुमने क्या करा, कितना प्रॉफिट कमाया, कितना लॉस कमाया, तो सब कुछ अकाउंटिंग फैक्ट्स की समरी को क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ध्यान रखिएगा, जो बेटा कॉमर्स के बच्चे ना वो जानते हैं अकाउंट्स में पैसे के अलावा कुछ भी नहीं आता। कॉमर्स में पैसे के अलावा कुछ आता है क्या? तो बेटा ये क्या करते हैं? देयर प्रेजेंट इंफॉर्मेशन फिगर्स आर रिलेटेड टू मनी। कौन सी इंफॉर्मेशन आएगी? सिर्फ पैसे से रिलेटेड। जो पैसे में वो आएगा, जो नहीं है वो नहीं आएगा। कोई एम्प्लॉय कितना अच्छा है, कितना बुरा है, ये हम यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करते। अकाउंट्स में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पैसा कितना आया, पैसा कितना गया। क्लियर बात? और फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको जो है वो बनाना है, वो बेटा हमारे जो चार्टेड अकाउंटेंसी का इंस्टीट्यूट है ना, जिसको हम बोलते हैं ICAI, उन्होंने जो नियम दिए हैं, उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिए हैं, उन्होंने जो प्रैक्टिसेस बताई हैं, उन्होंने जो संविधान कन्वेंशंस बताए हैं, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए, उनको देखकर आपको ये बनाने हैं। तो 3 पॉइंट सिंपल, अकाउंटिंग फैक्ट से किससे रिलेटेड है? मनी से, और आपको ICAI के नियमों का पालन करना है बनाते वक्त। क्लियर है बेटा? यहां पर आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन का टेंशन होता है खत्म। चलिए अब हम 3 नंबर वाले क्वेश्चंस को शुरू करते हैं, और 3 नंबर वाले क्वेश्चंस में देखिए कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। आइए शुरू करते हैं। हम 3 नंबर वाले क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए बेटा 3 नंबर वाले क्वेश्चन का डंडा खत्म करते हैं, ताकि आपके हाफ ईयरली और मेन एग्जाम में आपको कोई समस्या ना आए।
तो पहला 3 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। व्हाट इज पार्टनरशिप डीड एंड इट्स कंटेंट। बेटा 2 नंबर वाले में मैं आपको पार्टनरशिप का मतलब पढ़ के बता चुका हूं मैं। अब यहां पर हमें क्या पढ़ना है, ये पार्टनरशिप डीड क्या हो। शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको, पार्टनरशिप बिजनेस करने के लिए एग्रीमेंट जरूरी है। क्या जरूरी है बेटा, एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट कितने तरीके से हो सकता है, ओरल और रिटर्न। एग्रीमेंट कौन कौन से तरीकों से हो सकता है बेटा, ओरल और रिटर्न। और जब बेटा एग्रीमेंट रिटर्न कराया जाता है ना, ताकि फ्यूचर में कोई लड़ाई झगड़े ना हो, अभी लिख लो ना सब, क्या दिक्कत है, अभी लिख लो कौन कितनी कैपिटल लगा रहा है, बिजनेस का नाम क्या होगा, कौन कौन पार्टनर होगा, कितना प्रॉफिट किसको मिलेगा, कितना लॉस किसको मिलेगा। जब हम सारी बातें अभी एक स्टाम्प पेपर पर लिखा पढ़ी करके प्रॉपर लॉ के तरीके से लिख लेते हैं, इसे बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। ये आपको मेरे को लगता है थ्योरी में समझ आ ही गया होगा। डीड का मतलब क्या होता है बेटा, सिंपल सर, जब हम पार्टनरशिप करते हैं और पार्टनरशिप के अंदर एग्रीमेंट बनाना कंपलसरी है। एग्रीमेंट 2 तरीके से बनेगा, कौन कौन सा, एक ओरल और दूसरा कौन सा बनेगा, रिटर्न। और जब बेटा रिटर्न एग्रीमेंट बनता है तो इसी को पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। इसमें हर पार्टनर के राइट्स, ड्यूटीज, कौन क्या काम करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये लिख देंगे। पार्टनरशिप फॉर्म का हमारा नाम क्या है, कौन कौन पार्टनर है, ठीक है, कौन कितना पैसा लगाएगा, ये सारी चीज हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। लैंग्वेज पढ़ देता हूँ, आइए बेटा। पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन लीगल डॉक्यूमेंट। वर्ड को ध्यान से देखिएगा, रिटर्न होता है। कंटेंट्स ऑल द टर्म्स, ठीक है, 2 वर्ड क्या क्या आएगा इसके अंदर, पार्टनरशिप को चलाने की कंडीशन, और क्या आएगा, टर्म्स। ये वर्ड तो आप समझते होंगे, जो जो वर्ड पे मैं फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। एक पार्टनर के राइट्स क्या है, मतलब कितना प्रॉफिट लेगा वो, काम भी तो करेगा, ड्यूटीज, ठीक है। अगला, कैसे बिजनेस को चलाना है, मैनेजमेंट। पार्टनरशिप इज ऑल्सो नोन एज, अच्छा अब बेटा ये डीड के ना और निकनेम्स भी हैं, जैसे मैंने अपने दोस्तों को बनाते ना, वैसे कौन कौन से निकनेम है सर। तो पहला निकनेम है इसका पार्टनरशिप एग्रीमेंट। पार्टनरशिप डीड को पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी बोलते हैं। दूसरा निकनेम इसको पार्टनरशिप बाय लॉस भी बोलते हैं, ठीक है, लॉस नहीं बाय लॉस, ठीक है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे प्यारा निकनेम और सबसे ज्यादा जाने वाला निकनेम, पार्टनरशिप कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्या क्या होता है डीड में सर, अभी तो आपने बताया। सबसे पहले लिखेंगे हम नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। फर्म का क्या नाम है, ठीक है, किस नाम से बिजनेस करते हैं वो, ठीक है, आरी बात समझ क्लियर। सबसे पहले फर्म का नाम लिखोगे और एड्रेस। क्यों बेटा, आपको नाम बताना पड़ेगा ताकि आपकी फर्म की पहचान हो सके, और आप बिजनेस कहाँ करते हो वो बताना पड़ेगा। बेटा देखो याद करने के लिए सिंपल, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, ये याद हो गया। अब एक काम करो, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म हटा, पार्टनर लिख लो। अरे क्या बात है सर, 2 पॉइंट याद करा दिया आपने तो, ऐसे कैसे, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, और इसी को ये रिप्लेस कर लो, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर से, ठीक है। अब कौन सा बिजनेस करते हो, क्या बनाते हो, क्या बेचते हो, कौन सा प्रोडक्ट है, सर्विस बेचते हो, गुड्स बेचते हो, उसको बोलेंगे नेचर ऑफ बिजनेस। समझ आया बेटा आपको, मुझे लगता है एक एक चीज मैंने ढंग से क्लियर करी, आपको समझ आ जाएगी। क्लियर है बेटा, आइए चलो आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट, अगला अति महत्वपूर्ण प्रश्न सर, क्या है क्वेश्चन, राइट रूल्स अप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। सर अभी आपने बताया था कि पार्टनरशिप होने के लिए एग्रीमेंट जरूरी है। एग्रीमेंट कितने तरीके से होगा, एग्रीमेंट होता है बेटा 2, रिटर्न और ओरल। अरे रिटर्न कराया है तो कोई तकलीफ ही नहीं है, कभी लड़ाई झगड़े हो जाए वो कॉपी लेके कोर्ट चले आओ, सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन अगर सर अगर आपने एग्रीमेंट ओरल बनाया है तो हम ओरल को ऐसा मानेंगे कि आपके पास कोई एग्रीमेंट ही नहीं है, एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट है, ठीक है बेटा। और बेटा अब विवाद हो गए, अब आप कोर्ट जाओगे तो कोर्ट क्या बोलेगा, क्यों क्या बात हुई थी, तुम्हारे कोई रिटर्न एग्रीमेंट है क्या, तुम बोलोगे नहीं हमने तो कोई रिटर्न एग्रीमेंट बनाया नहीं, तो कोर्ट बोलेगा रुको अब मैं सॉल्यूशन दूंगा। किसके हिसाब से सॉल्यूशन आएगा, तो अब आएगा बेटा पार्टनरशिप एक्ट के रूल्स के हिसाब से सॉल्यूशन। किसके हिसाब से आएगा, पार्टनरशिप एक्ट के रूल्स के हिसाब से। क्या सॉल्यूशन होंगे, कौन से सॉल्यूशन सर, जब एग्रीमेंट नहीं है तो कौन से सॉल्यूशन होंगे, आइए देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला बेटा पार्टनर्स लड़ाई कर रहे हैं, कई लड़ाई कर रहे हैं, तो बोले एग्रीमेंट नहीं है, इसको प्रॉफिट ज्यादा चाहिए उसको प्रॉफिट कम चाहिए, तो पहली लड़ाई। अगर एग्रीमेंट नहीं है और अगर आप प्रॉफिट के लिए लड़ रहे हो तो प्रॉफिट बटेगा इक्वल। क्यों नहीं बनाया, एग्रीमेंट बना लेते, अब तो बेटा प्रॉफिट बांटना पड़ेगा इक्वल, ठीक है। किसी पार्टनर ने क्या लगाई है, कैपिटल, और वो कैपिटल पे क्या मांग रहा है, इंटरेस्ट। बेटा एग्रीमेंट नहीं है ना तो आप कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मांग सकते,
ठीक है, एग्रीमेंट नहीं है, कोई ब्याज नहीं मिलेगा। अगर कोई पार्टनर पर्सनल यूज के लिए फर्म से पैसा निकाल रहा है, ड्रॉइंग कर रहा है, तो बेटा फर्म उससे इंटरेस्ट नहीं मांग सकती, ना पार्टनर को ब्याज मिलेगा ना पार्टनर ब्याज देगा। क्लियर है? अगला, इंटरेस्ट ऑन लोन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कोई पार्टनर फर्म में पैसे लगाता है उसे बोलते हैं कैपिटल, और बेटा अगर वो कैपिटल के अलावा भी फर्म को जरूरत पड़ने पे क्या देता है? लोन देता है। क्या देता है? लोन। तो वो फर्म से 6% पर एनम से क्या मांगेगा? इंटरेस्ट मांगेगा। क्या मांगेगा बेटा? 6%, और उसे ये इंटरेस्ट मिलेगा। अगली चीज, अगर कोई पार्टनर बहुत मेहनत कर रहा है, सैलरी मांगता है या कोई कमीशन वमीशन मांगता है, तो डीड नहीं ना, तो उसको ऐसा कोई सैलरी कमीशन नहीं मिलने वाला। आप लोगों को पता होगा अगर आप पढ़ते हैं तो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आता है। आया बेटा समझ? कोई डाउट तो नहीं? क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चंस के ऊपर। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म? ये रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म क्या होता है और ये किन किन कंडीशंस पर होता है? बड़ा सिंपल, मैं आपको बताता हूं। पार्टनरशिप फॉर्म हम शुरू करते हैं एग्रीमेंट से। नॉर्मली हमें मान के चलता है रिटर्न एग्रीमेंट से कर रहे हैं, ठीक है बेटा। और ये एग्रीमेंट जब जब टूटता है बेटा, एग्रीमेंट बनता है स्टाम्प पेपर पर, और जब जब एग्रीमेंट टूटता है तो एग्रीमेंट का एक और नाम क्या है? मेरे साथ रिवाइज करो। एग्रीमेंट मतलब डीड। एग्रीमेंट मतलब क्या? डीड। डीड को ही हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। और बेटा जब जब ये कॉन्स्टिट्यूशन टूटेगा ना, और जब जब ये नया कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, तो इसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूं। पार्टनरशिप बनता है एग्रीमेंट से। कैसे बनता है? एग्रीमेंट से। एग्रीमेंट कौन सा एग्रीमेंट? रिटर्न एग्रीमेंट। रिटर्न एग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। डीड को ही क्या बोलते हैं हम? कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। और जब जब ये कॉन्स्टिट्यूशन टूटेगा, नया बनेगा, तो इसे क्या बोलेंगे हम? पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो सर ये क्यों बनाना पड़ता है हर बार? बेटा आप कोई काम डीड पर, यानी आप एग्रीमेंट पे कर रहे हो, एग्रीमेंट बनता है स्टाम्प पेपर पर, स्टाम्प पेपर पर लगता है स्टाम्प एक्ट, और वहां पर लिखी गई प्रत्येक बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसे हम अपने मन से नहीं बदल सकते, तो हमें उसे वापस चेंज करना पड़ेगा, इसीलिए रिकॉन्स्टिट्यूशन करवाना पड़ता है। सर कब कब होता है ये रिकॉन्स्टिट्यूशन? तो आइए, ये होगा 5 कंडीशन में। पहला, जब पार्टनर्स ने आपस में ही क्या कर लिया है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज। अब पहले 50-50 था, अब 60-40, तो करना पड़ेगा आपको डीड के अंदर चेंज, रिकॉन्स्टिट्यूशन। अरे कोई नया पार्टनर आ गया है, एडमिशन, तो लिखो डीड में उसका नाम, लिखो कितने पैसे लाया है, लिखो कितना प्रॉफिट है, ठीक है बेटा। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ आपस में एडमिशन पर। अगला, कोई पार्टनर जा रहा है तो हटाओ उसका नाम। 3 पॉइंट याद हो गए। पहला क्या? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ है। दूसरा क्या? एडमिशन हुआ है। तीसरा क्या? रिटायरमेंट हुआ। चौथा, वो व्यक्ति परमानेंटली क्या है? दुनिया को छोड़ के चले गया, डेथ हो गई, तो भी तो हटाना पड़ेगा ना उसका नाम। कौन सा बेटा? डेथ ऑफ ए पार्टनर पर। और अगला, 2 अलग अलग फॉर्म मिलकर एक नई फॉर्म बनाना चाहती है, तो इसको बोलते हैं अमलगमेशन। इन 5 कंडीशन पे होगा रिकॉन्स्टिट्यूशन। ऊपर भी इन्हीं पॉइंट्स को जोड़ के मीनिंग बनाया, पढ़ लेते हैं। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, इन सबको मिला के क्या बनेगा? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए फॉर्म। सिंपल। चेंज इन एग्रीमेंट, जहन में उतार लो ये शब्द, एग्रीमेंट में हुआ चेंज, रिटर्न एग्रीमेंट में, इसको हम बोलेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन। समझ आ रहा है बेटा? क्लियर है? मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूं, मेरी पूरी कोशिश है बेटा कि आपको एक बार में विद कॉन्सेप्ट ही टॉपिक्स क्या हो जाए बेटा, लर्न हो जाए। चलिए हम नए प्रश्न पे चलते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट समझिए बेटा, मैं इसको आपको जनरल भाषा में ही समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, एक बिजनेस जब वो प्रॉफिट कमाता है जो सभी कमा रहे हैं, जैसे 10 दुकानें हैं और 10 दुकान जो है महीने का 1 लाख का प्रॉफिट कमा लेती हैं, तो जब जो लोग सब कमा रहे हैं वही हम कमा रहे हैं, तो इससे बोलेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। लेकिन हम में से एक दुकान ऐसी भी है जो 1 लाख नहीं कमाती, बल्कि जिसका बिजनेस क्या है, जो 5 लाख 10 लाख मतलब नॉर्मल से ज्यादा कमाता है, तो नॉर्मल से ज्यादा कमाने वाले को बोलेंगे सुपर प्रॉफिट। और बेटा जो ज्यादा कमाता है वो कमाता है सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट जिसका होता है उसकी होती है गुडविल। क्या होती है बेटा? गुडविल। मैं आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको मीनिंग क्लियर हो। आइए लैंग्वेज पढ़ते हैं, ठीक है? क्लियर? नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? जो पैसा आपने लगाया उस पर आपने कितना रिटर्न कमाया उसको बोलेंगे नॉर्मल। और अगर जो आप पैसा लगा रहे हो, जो सब लगा रहे हैं, आप उससे भी ज्यादा कमा लेते हो उतना ही पैसा लगा के, तो उससे क्या बोलेंगे आप? सुपर। क्या लिखा है? द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ऑन द बेस ऑफ कैपिटल इन्वेस्ट।
आपने पैसा लगाया, उसके ऊपर आप कितना कमा रहे हो, दैट्स कॉल्ड नॉर्मल। और द एक्सेस ऑफ एक्चुअल, जो सब कमा रहे हैं हम उससे ज्यादा कमा रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम, सुपर प्रॉफिट। मैं यहीं पर आपको चीजें क्लियर करता हूँ। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला देखो बेटा, मैं कैसे निकलता है नॉर्मल प्रॉफिट, तो कैसे निकलेगा नॉर्मल प्रॉफिट समझिएगा। इसका फॉर्मूला मैं थोड़ा बहुत चेंज कर रहा हूँ, आप देखिएगा। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए आपने जितना पैसा लगाया, इसको बोलते हैं सीई यानी कैपिटल एम्प्लॉयड। इसको आप कैसे मल्टीप्लाई कर दोगे, रेट से। कैसे मल्टीप्लाई कर दोगे, रेट से। और डिवाइड कैसे कर दोगे, 100 से। जो मैंने लिखा है इस पर ज्यादा फोकस कीजिएगा, क्लियर है। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकला, जो पैसा लगाया क्या बोलेंगे उसको, कैपिटल इन्वेस्ट। उसके ऊपर कितना रेट है, डिवाइडेड बाय 100। जैसे मैं 10 लाख रुपए लगाता हूँ, ये हो गया कैपिटल इन्वेस्ट, उस पर मैं 10% कमाता हूं, तो ये हो गई रेट, डिवाइड कर दो 100 से, कितना है बेटा, 1 लाख। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो बेटा जो सब कमाते हैं एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, उसमें से नॉर्मल को माइनस कर दो, ठीक है। सब कमाते हैं 1 लाख, मैं कमाता हूं 2 लाख, ठीक है। मेरा एवरेज कितना है, 2 लाख। तो आप 2 लाख में से 1 लाख को माइनस करो, 1 लाख एक्स्ट्रा कमाए, दैट्स कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। जो लोग नॉर्मल प्रॉफिट कमाते हैं उनकी कोई गुडविल नहीं होती, या नॉर्मल होते हैं वो लोग, ठीक है। लेकिन जो सुपर प्रॉफिट कमाते हैं ना बेटा, उनकी गुडविल होती है। अब सर आप गुडविल गुडविल क्यों बोल रहे हो बार बार, और बेटा गुडविल से ये लेन देन है कि जब कोई नया पार्टनर एडमिशन लेने आएगा ना, तो पुराने पार्टनर उससे गुडविल का पैसा भी लेंगे, क्योंकि वो उसको ज्यादा अर्न करने की कैपेबिलिटी दे रहे हैं ना। और जब कोई पार्टनर जाएगा ना, और जिस बिजनेस में गुडविल है ना, तो गुडविल का पैसा भी लेके जाएगा। अभी आप याद रखिए, आइए। और बिजनेस अर्निंग ओनली नॉर्मल प्रॉफिट, कंसीडर एन एवरेज परफॉर्मर, ये वर्ड याद रखिएगा। जो सिर्फ नॉर्मल कमाता है उसे हम एवरेज परफॉर्मर कहेंगे, और जो सुपर कमाता है उसकी मार्केट में क्या होगी, गुडविल होगी। क्लियर है बेटा, ये दोनों डिफरेंस याद कर लीजिएगा, 3 नंबर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट, जब एक क्वेश्चन देखिए, हाउ इज द गुडविल ट्रीटेड ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, ठीक है। हाउ इज द गुडविल एडमिशन, एक पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, क्या हो रहा है, एडमिशन। जब एक नया पार्टनर फर्म के अंदर आता है, तो अपने साथ 2 चीजें लेके आता है, एक कैपिटल और दूसरा गुडविल। समझिए, जब एक नया पार्टनर आता है तो अपने साथ कितनी चीजें लेके आएगा, 2। क्या क्या बेटा, एक क्या, कैपिटल और दूसरा गुडविल। कैपिटल का पैसा वो इसलिए लाता है ताकि बिजनेस में लगा के बिजनेस को ग्रोथ दे सके। और गुडविल का पैसा क्यों लाता है सर, बेटा वो गुडविल का पैसा इसलिए ला रहा है कि उसके आने की वजह से पुराने पार्टनर को नुकसान हो रहा है। देखिए, जैसे मान लीजिए सोनू मोनू पार्टनर है, और नया पार्टनर कौन आया, टोनू। तो टोनू की वजह से किसको नुकसान हो रहा है, सोनू मोनू को। उनको प्रॉफिट क्या मिलेगा, कम मिलेगा। जबकि टोनू जिस दिन से आएगा उस दिन से टोनू को क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो टोनू के कारण दोनों को नुकसान हो रहा है ना। तो उस नुकसान की पूर्ति के लिए पुराने पार्टनर उससे कहते हैं कुछ अमाउंट दो, और वो अमाउंट ही कहलाता है गुडविल। हरी बात समझ, क्लियर है। वो आएगा फॉर्म में, और बाद में हम किसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, पार्टनर में। तो देखिए क्या होता है, समझिए, ठीक है। जब भी एक नया पार्टनर आता है, तो पहला, द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर गुडविल इन कैश, वो गुडविल लाएगा, कैश में लेके आता है नॉर्मली, या काइंड में भी ला सकता है, नॉर्मली हम समझते हैं कैश में लेके आएगा, ठीक है। और अगली चीज, जब वो लाएगा तो द अमाउंट इज क्रेडिटेड टू द ओल्ड पार्टनर। तो ये किसको दिया जाएगा बेटा, मैंने अभी बताया, ये पैसा किसका है, पुराने पार्टनर का। क्यों, क्योंकि उनको नुकसान हो रहा है, तो उनके खाते में हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। क्रेडिट करेंगे, कौन से रेशो में करेंगे, तो बेटा हम जो क्रेडिट करेंगे ना, उसको हम करेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशो में। किस में करेंगे हम, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। क्लियर हो रही है बात, आया समझ, क्योंकि उन्होंने क्या करा है, सेक्रीफाइस करा है। क्या करा है उन्होंने, सेक्रीफाइस करा है। क्लियर। तो 2 जनरल एंट्री बनेगी, उसके ऊपर आप फोकस कीजिए। जब भी आएगा तो पैसा लेके आएगा, तो क्या बोलेंगे, जब भी बिजनेस में आता है ना, तो पैसा जब भी आता है तो उसको डेबिट करता है। अगर आपको रूल्स याद नहीं हो तो इतना समझिए, जब भी एक नया पार्टनर आता है, पैसे लेके आता है, तो उसको डेबिट करते हैं। तो हाँ, वो पैसे लाया, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। क्या खिलाया, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या का पैसे ला रहा है वो, प्रीमियम फॉर गुडविल का। अब ये गुडविल किसको मिलने वाली है, ये गुडविल मिलने वाली है ओल्ड पार्टनर्स को। तो जब ये गुडविल मिलने वाली है ना, तो हम इसको क्या करेंगे, अभी वो हुई थी क्रेडिट, अब इसको बांटने के लिए क्या कर देंगे, डेबिट। सेकेंड एंट्री में देखिए, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, और किसको मिलेगा, टू ओल्ड पार्टनर्स। जहां पर टू आता है उसको हम क्रेडिट बोलते हैं। तो मैंने यही बताया, ओल्ड पार्टनर्स को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। आया समझ बेटा, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम यहाँ पर थ्योरी और कुछ ऐसे क्वेश्चन जो प्रैक्टिकल में भी आते हैं उसको भी तैयार करा। आपका कहीं से भी नुकसान नहीं होना चाहिए, आपकी एक एक थ्योरी कवर हो जानी चाहिए बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए,
अब व्हाट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रिगार्डिंग रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। एक पार्टनर फॉर्म में आता है तो जाता भी है, जाने को क्या बोलते हैं, रिटायरमेंट। और बेटा जब वो जाता है तो कौन कौन से पैसे लेके जाएगा, इसी को बोलते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अभी 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा। सर अभी आपने बताया कि जब एक पार्टनर आ रहा है ना तो बैंक का पैसे लेके आ रहा है, वो लेके आ रहा है कैपिटल का पैसा, वो लेके आ रहा है गुडविल का। तो सेम इसको बेटा उल्टा कर लो कि जब एक पार्टनर जाएगा ना तो काय का पैसा लेके जाएगा, पहला कैपिटल का, दूसरा गुडविल का पैसा। अच्छा और क्या क्या लेके जाएगा बेटा, वो अगर साल के बीच में रिटायर हो रहा है तो प्रॉफिट का पैसा भी लेके जाएगा। जितने महीने काम करा उतना प्रॉफिट लेगा ना, तो जितने महीने काम करा उतने महीने की सैलरी और कमीशन भी लेके जाएगा। अगर बेटा मान लो पार्टनर आया है, ठीक है, एडमिशन लिया और रिटायरमेंट उसका 10 साल बाद हुआ, तो बेटा 10 साल के अंदर अगर कोई पुराना प्रॉफिट जुड़ा है, रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, तो बेटा वो भी लेके जाएगा। अगली चीज सिर्फ लेके जाएगा नहीं, बल्कि बेटा अगर कुछ नुकसान है तो लॉस देके जाएगा। अगर उसने ड्राइंग करी है तो ड्राइंग का पैसा देके जाएगा, ठीक है। ड्राइंग पर इंटरेस्ट भी चुकाएगा, जिसको क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सेम अगर वो आया था कैपिटल लगाई थी तो कैपिटल भी ले जाता है, और कैपिटल पे क्या लेके जाता है बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा भी लेके जाता है। मैं इनको पॉइंट्स में क्लियर करता हूं ताकि आपको सब चीज आए कि क्या लेके आएगा और क्या लेके जाएगा। चलिए एक पार्टनर जा रहा है, चलो हिसाब किताब करते हैं, काय का पैसा देंगे, ठीक है। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट, जिस दिन तक वो है तब तक का उसका पैसा दो, हिसाब क्लियर करो। हाँ सर कौन कौन सा पैसा देना है, तो सिंपल, सबसे पहले क्या बेटा, उसने जो कैपिटल लगाई थी ना वो वापस कर दो। 10 लाख लगाए तो 10 लाख लिया, ठीक है। अच्छा कैपिटल पर इंटरेस्ट भी दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्लियर हो रही बात। अगली चीज, अगर उसने ड्राइंग करी थी तो ड्राइंग का पैसा लो, कौन सा पैसा लेना है, ड्राइंग का पैसा लो, क्लियर है। आगे बेटा ड्राइंग करी थी तो उससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पैसा भी लो, ठीक है। काम करा था 6 महीने, मान लो कि रिटायर जो हो रहा है वो 6 महीने बाद हो रहा है, ये जब भी हो रहा है, जितना भी दिन की सैलरी बन रही है अप टू द डेट दो उसको सैलरी, क्या दो, कमीशन भी दो, ठीक है। बेटा उसके जाने पर हम एक अकाउंट और खोलते हैं जिसको हम बोलते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट, जिसको मैं आपको आगे और डिटेल में समझाऊंगा। तो वो रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर एसेट्स और लायबिलिटी अगर बढ़ गई है, रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर कोई प्रॉफिट और लॉस हुआ है तो बेटा वो भी उसको दो, ठीक है। अगर आप मेरे वर्ड को ध्यान से सुनेंगे ना तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और अगर कोई क्या बेटा एनी प्रॉफिट और लॉस अगर उसको कोई देना रह गया है तो वो प्रॉफिट और लॉस भी उसको दो, कुछ भी हिसाब किताब बचना नहीं चाहिए, जो देना है दो, जो लेना है उससे लो। देखिए बेटा इसके अंदर कुछ पॉइंट्स और भी हैं, ठीक है। पार्टनर जा रहा है तो अगर मान लो पहले का कोई 3-4 साल 10 साल का इकट्ठा कर रहे थे, आप प्रॉफिट बचा रहे थे, सेविंग रिजर्व्स कर रहे थे, तो वो पैसा भी दो, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, इकट्ठा प्रॉफिट या रिजर्व बोलते हैं। बेटा आया था तो कैपिटल लाया था, गुडविल लाया था, जाएगा तो कैपिटल और गुडविल दोनों लेके जाएगा। अगर सारे पार्टनर ने मिलके कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, क्या लिए बेटा, कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, तो बेटा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को अगर आप चाहो तो खत्म कर दो, ठीक है, और जो उसका हिस्सा उसको दे दो, या बाकी पार्टनर उसको उसका हिस्सा दे सकते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा उसको सरेंडर कर दिया जाए, और उसके बाद चाहो तो आप पॉलिसी चला भी सकते हो और बंद भी कर सकते हो। आया बेटा समझ आपको यहाँ पर। चलिए अब अपन अगला शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको रिटायरमेंट वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है, तो चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए बेटा तो शुरू करते हैं हम अगला क्वेश्चन। अभी हमने रिटायरमेंट वाला क्वेश्चन एंड करा, चलिए अब आते हैं डिसोल्यूशन पे। जैसा कि बेटा मैं आपको पहले बता चुका हूं क्या कि बेटा डिसोल्यूशन क्या होता है, जब सारे पार्टनर आपस में मिल जाएं और ये डिसाइड कर ले कि अब हमको ये बिजनेस चलाना ही नहीं है, सारे पार्टनर अपनी कंसेंट से या फिर किसी भी ऐसी सिचुएशन के कारण कि हमें फर्म बंद करनी पड़ रही है, तो उसे बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। लेकिन ये पार्टनरशिप फॉर्म हमें बंद क्यों करनी पड़ रही है, डिसॉल्व क्यों करनी पड़ रही है, उसकी कौन कौन सी सिचुएशंस होती है जब फॉर्म यानी बिजनेस बंद हो जाता है। तो आइए बेटा मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी सिचुएशन में आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। मैंने यहाँ पे सेक्शन वाइज नोट करके रखा है, आप ऊपर के हेडिंग्स को देखिएगा। सबसे पहले हम बिजनेस को बंद कर रहे हैं एग्रीमेंट के हिसाब से। एग्रीमेंट मतलब क्या सर, आपने बताया डीड। बेटा अगर डीड में ही हमने लिखा था कि हम इस दिन इस कंडीशन पर इस सिचुएशन पर या ये वाले समय पर या कोई भी तरीके से बिजनेस को बंद करेंगे, तो आप उस एग्रीमेंट में लिखी हुई बात के हिसाब से कर सकते हैं। अब आप पॉइंट्स को अच्छे से देखिएगा। एग्रीमेंट के बाद जो मैं दूसरा पॉइंट आपको पढ़ा रहा हूं, पॉइंट नंबर 2, जिसको हम बोलते हैं कंपलसरी। अब कुछ ऐसी भी सिचुएशन है जब आपको कंपलसरीली बिजनेस को क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा।
कब कंपलसरी? जब सारे के सारे पार्टनर क्या हो जाएं? इंसॉल्वेंट। कौन हो जाए? सारे के सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए या किसी एक को छोड़कर सब इंसॉल्वेंट हो जाए, तो ये हो जाएगा बेटा एक वाला पॉइंट। ठीक है, सारे के सारे पार्टनर क्या हो गए? इंसॉल्वेंट। या बिजनेस ही क्या हो गया? इलीगल हो गया या अनलॉफुल हो गया। इन पॉइंट्स को आप याद रखेंगे ना तो जल्दी हो जाएगा आपको याद। तो पहला, कब बंद करेंगे बिजनेस को? बिजनेस क्या है बेटा? एग्रीमेंट के हिसाब से बंद कर दो। कंपलसरी में कितने पॉइंट है बेटा? सबके सब क्या हो गए? इंसॉल्वेंट। और एक क्या हो गया? अनलॉफुल। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, देखो कि कंपलसरी के अंदर 2 पॉइंट कैसे आते हैं? एक तो आई से 2 पॉइंट आते हैं, मतलब पहला क्या? इंसॉल्वेंट, और दूसरा क्या? इलीगल। और एक पॉइंट कैसे आता है? आई से आता है बेटा अनलॉफुल। ठीक है, तीसरा, हम तीसरी मेन कंडीशन पर आते हैं। ठीक है, कंपलसरी के बाद तीसरी मेन कंडीशन पाएंगे जिसको बोलते हैं कुछ परिस्थितियां आ जाए, जिनको क्या बोलते हैं? कंटिजेंसी। कौन कौन सी परिस्थिति आ जाए? तो एक तो ऊपर वाला पॉइंट ही उठा लो, कौन सा वाला? इंसॉल्वेंट हो गया। वो पॉइंट भी यहाँ कवर होगा, लेकिन अभी वो डिटेल में मैं यहाँ नहीं बता सकता कि कौन कौन सा, इसलिए मैं याद करने के हिसाब से हम ये कंटिन्यू कर रहे हैं। फिर मैं आपको आगे की जो डिटेल लेक्चर है वहां पर भी बताऊंगा कि वहां की इंसॉल्वेंसी और यहाँ की इंसॉल्वेंसी में क्या फर्क है। ठीक है बेटा, कंटिजेंसी के अंदर क्या? पहला समझिए, पहला पार्टनरशिप का टर्म खत्म हो गया है, दूसरा पार्टनर ही खत्म हो गया है। ये आसान, कितना बढ़िया याद करवा दिया सर आपने। देखो 3 पॉइंट कितने बड़े हो जाए। पहला, एग्रीमेंट के हिसाब से बंद कर लो। दूसरा, कंपलसरी। कंपलसरी में 3 पॉइंट कौन कौन से? IIU मतलब इलीगल, ठीक है, इंसॉल्वेंट और अनलॉफुल। फिर देखिए तीसरी हेडिंग का नाम भी हमारा काय से शुरू हो रहा? सी से। यहाँ था कंपलसरी, यहाँ है कंटिजेंसी। इसको भी याद करने का तरीका बड़ा सिंपल सर, पहले वो आई इधर ही लिया, कौन सा? इंसॉल्वेंसी वाला। दूसरा कौन सा बेटा? या तो पार्टनरशिप ही खत्म हो जाए, एक्सपायरी ऑफ फिक्स टर्म, या फिर पार्टनर ही खत्म हो जाए, डेथ ऑफ अ पार्टनर। आया बेटा समझ? चलिए और भी कंडीशन है जिनको हम पढ़ते हैं। अगर पार्टनरशिप को हमें बंद करना है तो कोई पार्टनर नोटिस से भी बंद कर सकता है। कैसे बंद कर सकता है? एक पार्टनर ने बाकी पार्टनर को नोटिस दिया, सब में एक सहमति हुई, कंसेंट हुई, तब भी आप बंद कर सकते हो। लेकिन बेटा कुछ कंडीशन में कोर्ट आएगा। कुछ कंडीशन में क्या आएगा? कोर्ट। जैसे कब? जैसे कोई पार्टनर अनसाउंड माइंड हो गया है, वो सोच नहीं समझ नहीं पा रहा, या फिर वो इनकैपेसिटी में आ गया है, या तो बेटा ऐसे याद रखो, दिमाग से अनसाउंड मतलब मस्तिष्क से नहीं सोच पा रहा, या फिर परमानेंट इनकेपेबल, शारीरिक रूप से कमजोर, मानसिक रूप से कमजोर। अगला क्या है बेटा? कोई मिसकंडक्ट कर रहे हो। क्या कर रहे हो? मिसकंडक्ट मतलब कुछ गलत कर रहे हो, या फिर ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट यानी एग्रीमेंट को तोड़ रहे हो, बिजनेस लगातार लॉस में चल रहा है, या कोई रीजन ले लो, कोई भी एनी अदर जस्टिफाइड, तो बंद करेंगे। कितना पॉइंट्स पढ़ा है बेटा? टोटल पढ़ा है 5। याद करने का बड़ा सिंपल तरीका, जैसे मैं आपको समझाता हूं। पहला है कौन सा? एग्रीमेंट। ठीक है, क्लियर है? मैं सिंपल तरीके समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरा है नोटिस। ठीक है, इन दोनों के अंदर डिटेल पॉइंट नहीं है। तीसरा क्या पढ़ा है मैंने बेटा? 3 अलग अलग सी याद रखो। पहला सी क्या आएगा बेटा? कंपलसरी। दूसरा क्या सी आएगा? कंटिजेंसी। और तीसरा सी कोर्ट। अरे ये तो सर बहुत बढ़िया याद करवा दिया आपने। पहला एग्रीमेंट, दूसरा नोटिस, तीसरा 3 सी ले लो, कंपलसरी, कंटिजेंसी और कोर्ट। आया बेटा समझ? चलिए अगले क्वेश्चन को शुरू करते हैं। जैसा कि बेटा मैंने आपको बताया था शेयर के बारे में, हम उसमें एक और डिटेल पे चलते हैं। राइट, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। हाँ सर, क्या बताया था आपने? जैसा कि बेटा मैं आपको बताता हूं, किसी भी कंपनी में मालिक बनने के लिए उस कंपनी में आपको क्या खरीदना पड़ता है? शेयर खरीदना पड़ता है। शेयर के 2 टाइप होते हैं। कौन कौन से? इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। हाँ सर, ये भी बताया था आपने, फिर भी एक बार लिख लो बेटा। शेयर के कितने टाइप होते हैं? 2। कौन कौन से? इक्विटी, प्रेफरेंस। इनको भी मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा आगे। ठीक है, अभी आप नाम सुन लो, इक्विटी और प्रेफरेंस। क्लियर है? लेकिन बेटा ये शेयर कैपिटल अलग होती है। ठीक है, ये शेयर कैपिटल शेयर से डिफरेंट होती है। शेयर कैपिटल के टाइप ये रहे आपके सामने, पहले वो क्लियर करना जरूरी था, बच्चे उसमें कंफ्यूज होते हैं। तो बेटा शेयर कैपिटल के कौन कौन से टाइप होते हैं मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। बोर्ड पर बाद में जाएंगे, पहले समझते हैं। जैसे मान लीजिए मेरी कंपनी है, क्या कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है क्या? हाँ सर, मैंने बेटा अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाया गवर्नमेंट से 50 लाख रुपए का। कितना करवाया? 50 लाख रुपए का। मतलब क्या हुआ सर इसका? मतलब ये हुआ कि मैंने ये बोला है कि मैं कभी भी मार्केट में कितने के शेयर बेचूंगा,
50 लाख रुपए का। रजिस्ट्रेशन कितने से हुआ सर आपका? 50 लाख से। तो मैं कितने के शेयर बेच सकता हूँ ज्यादा से ज्यादा? बेटा जिस अमाउंट से मैं रजिस्ट्रेशन करवाता हूँ उतने के ही शेयर में बेच सकता हूँ। जितने के मैं रजिस्ट्रेशन कराता हूँ उतने के ही मैं शेयर बेच सकता हूँ, उससे ज्यादा के शेयर नहीं बेच सकता। तो जो रजिस्ट्रेशन की अमाउंट है उसी अमाउंट को, उसी शेयर कैपिटल को बोलो बेटा सबसे पहले ऑथराइज या नॉमिनल या रजिस्टर्ड बोलते हैं। जितने रुपए से मैंने कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया है उस अमाउंट को, जितने रुपए के मैं शेयर बेच सकता हूं उसी अमाउंट को क्या बोलेंगे? ऑथोराइज, नॉमिनल या रजिस्टर्ड कैपिटल बोलेंगे। और सर इससे ज्यादा करवाना है तो फिर आप चेंज करवा लो, फिर बेच दो। अब बताओ बेटा मैंने कितने रुपए से कंपनी बनाई? सर 50 लाख रुपए से। अच्छा जरूरी है क्या मैं 50 लाख के शेयर बेचूं? सर आप 50 के भी बेच सकते हो, कम के भी बेच सकते हो, ज्यादा के नहीं बेच सकते। तो चलो मैंने डिसाइड करा कि मैं 50 लाख में से अभी ना 25 लाख के बेचूंगा। तो जितने के आप शेयर आम जनता को बेचने जा रहे हो, जितना आप आम जनता को ऑफर कर रहे हो, तो उसको इंग्लिश में इशूड कैपिटल बोल लेते हैं। कहानी को पूरा रखना। रजिस्ट्रेशन हुआ 50 से, बेचे कितने के? 25 के। क्लियर? अभी 25 के बाद में बेचूंगा जब जरूरत होगी। अच्छा जरूरी है कि जितने के मैंने बेचे लोग उसमें से खरीद भी लें? नहीं, मैंने 25 के बेचे हैं बेटा और उसमें से 23 के बिक गए। कितने के नहीं बिके? 2 कम के बिके। कितने के बिके? 23 के। जितने लोगों ने खरीद लिए उसको बोलते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। क्या बोलते हैं? सब्सक्राइब। एक वर्ड याद रखिएगा, ये जो है सब्सक्राइब जो है वो मिनिमम 90% होना चाहिए। मतलब लोग कम से कम 90% शेयर तो खरीद ही लें। ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि लोगों को कम से कम सब्सक्राइब कितना करना है? 90%। अब बेटा मैंने कितने के बेचे थे? 23। मैंने बेचे थे मैंने कितने के बेचे थे? 25 के। कंपनी कितने से बनाई थी? 50 थे। लोगों ने कितने खरीदे उसमें से? 23 के। अच्छा मैंने क्या करा, पूरा पैसा एक साथ नहीं मंगाया, थोड़ा थोड़ा मंगाया। तो जैसे 23 लाख में से मैं अभी 10 लाख मांग रहा हूँ। कितने मांग रहा हूँ? अभी 10 लाख। उसको बोलेंगे कॉल्ड अप कैपिटल। मैं 13 लाख बाद में मांगूंगा तो उसको बोलेंगे अनकॉल्ड कैपिटल। और एक आते हैं पेड अप कैपिटल पे। देखो बेटा टोटल कितने लोगों ने मेरे शेयर खरीदे थे? सर आपने बेचे थे 25 के, लोगों ने खरीदा था 23 के। और 23 में से भी बेटा ऐसे कुछ लोग थे जिन्होंने मेरे पैसे ही नहीं दिए। कितने लोगों ने नहीं दिए सर? तो बेटा ऐसे कई लोग थे जिन्होंने मेरे पैसे नहीं दिए। 1 लाख रुपए कमाए तो कितना है? 22 लाख। जितने एक्चुअल में आ गए, जितने पैसे एक्चुअल में आ गए उसको बोलेंगे हम पेड अप। कहानी को आप ढंग से सुनो तो आने वाले क्वेश्चंस में आपको बहुत हेल्प होने वाली है। इसलिए बेटा शेयर कैपिटल के टाइप आपको समझ आ गए, शेयर के भी आ गए होंगे और शेयर कैपिटल के भी आपको टाइप समझ आ गए होंगे। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन को शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, क्या बताया कि बेटा शेयर 2 तरह के होते हैं। एक होता है इक्विटी और दूसरा होता है प्रेफरेंस। बेटा अब मैं आपको बताता हूं दोनों के अंदर अंतर। ये जो इक्विटी शेयर होता है ना बेटा, ये होता है कंपनी के मालिक, ठीक है। और ये जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं ना, ये शेयर होल्डर तो होते हैं लेकिन ये कंपनी में सिर्फ काय के लिए आते हैं। ये कंपनी से चाहते हैं कि जो पैसा हमने इन्वेस्ट करा है ना उसके ऊपर हमको रेगुलर रिटर्न मिलता रहे। क्या मिलता है? रेगुलर रिटर्न, यानी क्या मिले? डिविडेंड मिले। नाम ही प्रेफरेंस है, इनको हर चीज में प्रेफरेंस मिलेगा। कितनी चीज में? तो 2 चीजें। इनको साल के एंड पर सबसे पहले प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। दूसरा जब भी कंपनी बंद होगी तो इनको सबसे पहले पैसा चाहिए, इसलिए प्रेफरेंस है। क्या? साल के एंड पे सबसे पहले बेटा ये आ जाते हैं पैसे मांगने के लिए, डिविडेंड, और कंपनी बंद होने पर भी ये आ जाते हैं। और बेटा इक्विटी शेयर होल्डर वो होते हैं जो कंपनी के बंद होने पर सबसे आखिरी में पैसा लेते हैं और साल के एंड में सबसे आखिरी में प्रॉफिट लेते हैं, ठीक है। आ रहा बात समझ? इसलिए इक्विटी वाले कंपनी के मालिक होते हैं लेकिन प्रेफरेंस वाले कंपनी के मालिक नहीं होते। लेकिन बेटा इक्विटी शेयर के कोई अपने टाइप्स नहीं होते लेकिन प्रेफरेंस शेयर के अपने कुछ टाइप्स होते हैं। तो मैं उन टाइप्स को आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है। तो पहला प्रेफरेंस शेयर का पहला टाइप है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। कौन सा टाइप है बेटा? क्यूमुलेटिव। इसको समझाऊंगा तो इसके नीचे वाला अपने आप क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं क्या बोला, प्रेफरेंस वाले क्या बोलते हैं? साल का एंड हो, सबसे पहले पैसा हमको दो। अब अगर मान लो कि किसी साल प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो क्या उनको उनका पैसा डिविडेंड दे पाएंगे क्या? तो कंपनी क्या बोलती है कि अगर मान लो कि किसी साल प्रॉफिट नहीं हुआ तो आपको पैसा नहीं दे पाएंगे, तो बेटा आप एक काम करना, प्रेफरेंस शेयर वालों, क्या आप अगले साल आना और उस साल प्रॉफिट ले लेना। तो बोले एक काम करना, उस साल का भी ले लेना और पिछले साल का भी ले लेना। मींस अगर आपका किसी साल का क्या रह गया है? डिविडेंड रह गया है, तो आप आने वाले सालों का, पिछले सालों का इकट्ठा डिविडेंड। तो ऐसे शेयर होल्डर को जहां पर पिछले और अगले सबका एक साथ इकट्ठा मिल जाए, इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर।
और ऐसे शेयर होल्डर जिनको ये बोलते हैं कि अगर मान लो किसी साल तुमको क्या नहीं मिला, डिविडेंड नहीं मिला प्रेफरेंस शेयर वालों, तुम उस साल का नहीं मिलेगा, डूब भी गया, फिर अगले साल में अगले साल का मिलेगा। और अगर मान लो ऐसे शेयर हैं जिसमें अगर किसी साल का डूब जाए, इकट्ठा होके नहीं मिले, सिर्फ उसी साल मिलेगा जो नया साल आए, तो उसको बोलते हैं नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। आरी बात समझ, इकट्ठा डिविडेंड मिल जाए, पिछला अगला साल क्यूमुलेटिव, पिछला डूब जाए, जिस साल में प्रॉफिट है उसी साल मिले, क्या बोलेंगे बेटा, नॉन क्यूमुलेटिव। एक पर आते हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, अब नाम में क्या, कन्वर्टेबल, ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिनको कंपनी से ये ऑप्शन होता है कि एक टाइम लिमिट के बाद आपको भविष्य में प्रेफरेंस में कन्वर्ट, जो आपको है भविष्य में इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। जैसे बेटा शेयर होल्डर, ऐसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर जिनको कंपनी ऑप्शन देती है कि भविष्य में आपको किस में कन्वर्ट करने का मौका मिलेगा, इक्विटी में, उनको बोलेंगे कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, आरी बात समझ बेटा। और ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिनको कभी भी फ्यूचर में इक्विटी में कन्वर्ट होने का मौका नहीं मिलेगा, उनको बोलेंगे नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस। बड़ा सिंपल था, कन्वर्टेबल मतलब क्या, ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिनको ऑप्शन है भविष्य में में कन्वर्ट हो सकते हो आप इक्विटी में, और जिनको ऑप्शन नहीं है उनको क्या बोलेंगे, नॉन कन्वर्टेबल, ऑप्शन वालों को कन्वर्टेबल बोलेंगे। आया बेटा समझ, ये क्वेश्चन बार बार आता है और इसी से मिलता जुलता ना टाइप्स ऑफ डिवेंचर भी है। तो कभी बेटा आपको टाइप्स ऑफ डिवेंचर आ जाए और आपको टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस आता है तो आप कुछ तो लिख के आ ही सकते हैं। क्लियर है, चलिए बेटा हम अगले क्वेश्चन पे शुरू करते हैं। फोर फीचर सर आपने पढ़ाया था, जब कोई शेयर होल्डर, क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय फोर फीचर एंड इट्स कंडीशन। जब कोई शेयर होल्डर अपने शेयर खरीदता है और शेयर खरीदने के बाद वो शेयर का पेमेंट टाइम पर नहीं कर पाता, वो अपनी इंस्टॉलमेंट्स को टाइम पर नहीं चुका पाता। जब कोई शेयर होल्डर शेयर तो खरीद लेता है लेकिन उसकी इंस्टॉलमेंट टाइम पर नहीं चुका पाता, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, फोर फीचर बोलते हैं। ठीक है, वो तो मैंने आपको पढ़ाया था। और फोर फीचर की कौन कौन सी कंडीशंस होती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने शेयर होल्डर बाय शेयर, जब एक शेयर होल्डर क्या खरीदता है, शेयर खरीदता है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी का पैसा दे देता है, बट फेल्स टू पे सब्सिक्वेंट कॉल, तो पैसा नहीं दे पाता कॉल्स का, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। बेटा ध्यान रखिएगा, वो कई बार सिर्फ एप्लीकेशन का ही देता है, अलॉटमेंट का भी नहीं दे पाता, अलॉटमेंट को भी गिनेगा, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे पाता या कॉल का नहीं दे पाता। इवन आफ्टर अ फॉर्मल रिमाइंडर, हम उसे बार बार बोलते हैं, अगर वो तब भी पैसा नहीं देता तो कंपनी के जो बेटा रोज के मैनेजमेंट देखने वाले होते हैं ना, उनको बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो वो डिसाइड करेंगे कि अब पैसा नहीं आ रहा बार बार बोलने के बाद भी, तो उनके पास राइट होता है कि सामने वाले के शेयर को क्या कर दे, कैंसिल कर दे, उसकी ओनरशिप को क्या कर दे, कैंसिल कर दे। हमने अच्छे से पढ़ा था 2 नंबर में इसको। लेकिन बेटा कुछ कंडीशंस को ध्यान रख के ही आप कैंसिल कर सकते हो। पहला, कंपनी का एक मेन डॉक्यूमेंट होता है जिसको बोलते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अगर कंपनी के उस डॉक्यूमेंट में लिखा है ना कि आप क्या कर सकते हो, फॉरफिट, तभी आप कर सकते हो, अन्यथा आप नहीं कर सकते। द फॉरफीचर कैन बी इनिशिएटेड बाय, बेटा फॉरफीचर का एक ही कारण होगा, नॉन पेमेंट ऑफ कॉल। शेयर होल्डर से लड़ाई हो गई है, शेयर होल्डर से कोई पर्सनल दिक्कत है, तो आप उसके शेयर का फॉरफीचर नहीं कर सकते। फॉरफीचर करने से पहले बेटा कंपनी उसको रेगुलरली रिटर्न नोटिस देगी। ऐसा नहीं कि मन हुआ बोला अपनी पहली बार फोन करा नहीं उठाया बोला करो कैंसिल, ऐसा नहीं होता। आपको बकायदा उसको नोटिस देना पड़ेंगे, तब जाके आप उसका क्या कर सकते हैं, शेयर कैंसिल कर सकते हैं। बार बार नोटिस देने के बाद भी शेयर होल्डर स्टिल फेल्स टू पे द अमाउंट, नहीं दे रहा है, क्लियर है, स्टिल फेल्स टू पे द अमाउंट एंड द नोटिस पीरियड एक्सपायर, वो समय भी चलेगा, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक रिजोल्यूशन का मतलब होता है सहमति, क्या पास करेंगे, सहमति, और उसको कैंसिल कर देंगे। बड़ा सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करिए बेटा। और मैंने पहले भी बताया था, इस चैप्टर से एक कंपलसरी क्वेश्चन आता ही आता है। समझ आ रही है मेरी बात, आए समझ आपको बेटा? आइए अगले क्वेश्चन को शुरू करते हैं। शेयर होल्डर और डिवेंचर होल्डर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बेटा बार बार पूछा ही जाता है। मैंने आपको समझा चुका हूं दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस। शेयर होल्डर, अभी शेयर होल्डर की मैं बात कर रहा हूं तो सिर्फ इक्विटी की बात करूंगा, प्रेफरेंस की नहीं करूंगा। शेयर होल्डर कंपनी के मालिक होते हैं, उनको पैसा तभी मिलेगा जब प्रॉफिट हो, वो कंपनी में वोट डाल सकते हैं। डिवेंचर होल्डर वो होते हैं जो कंपनी को लोन देते हैं, वो कंपनी के क्रेडिटर कहलाते हैं, उन्हें इंटरेस्ट मिलता है, और बेटा उन्हें प्रॉफिट हो ना हो उन्हें इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। शेयर होल्डर को पैसा सबसे आखिरी में मिलता है, डिवेंचर होल्डर को उनका ब्याज सबसे पहले मिलता है। देखिएगा कुछ पॉइंट्स पर मैं फोकस करूंगा, आपको तुरंत याद हो जाएगा। शेयर होल्डर ऑनर है, डिवेंचर होल्डर क्रेडिटर है, याद हो गया।
ऑनर ऑफ द कंपनी, क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, क्योंकि ये लोन देता है दैट्स व्हाई क्रेडिटर, ठीक है। शेयर होल्डर, साल के एंड पर जो रिटर्न मिलता है उससे क्या बोलते हैं, डिविडेंड, डिविडेंड बोलते हैं। इन्हें क्या मिलता है, इन्हें इंटरेस्ट बोलते हैं। ये 2 पॉइंट तो सर आपने ऐसे याद करा दिए, शेयर होल्डर ऑनर मिलेगा डिविडेंड, डिवेंचर होल्डर क्रेडिटर मिलेगा इंटरेस्ट। ये मालिक हैं, इनके पास कंपनी में वोटिंग राइट होता है, वोटिंग राइट। इधर नो वोटिंग राइट, कोई वोटिंग राइट नहीं है, सिर्फ वोटिंग राइट इनको कब होगा, अगर डिवेंचर होल्डर के अधिकारों का हनन हो रहा है ना तो इनको वोट डालने का अधिकार, अदरवाइज इनको कोई वोट डालने का अधिकार नहीं है। बेटा शेयर होल्डर को तो प्रॉफिट तभी मिलता है जब प्रॉफिट हो, इनको डिविडेंड तभी मिलेगा जब प्रॉफिट हो, अन्यथा इनको डिविडेंड मिलने वाला ही नहीं। रिस्क लिए इन्होंने, कैसे रिस्क है, हायर रिस्क। ये क्या बोलते हैं, कुछ हो नहीं हो हमको तो हमारा इंटरेस्ट दे देना, लोअर रिस्क, वरना प्रॉपर्टी बेच देंगे। इससे सिंपल समझाने का तरीका बेटा नहीं हो सकता। एमपी बोर्ड वालों अच्छे से देखो, बिल्कुल आपकी एग्जामिनेशन हाफ ईयरली भी और आपकी जो फाइनल एग्जामिनेशन है वो भी अच्छे से हो जाएंगे। पॉइंट्स को जहां मैंने अंडरलाइन कराना, बेस्ट पॉइंट से इतने याद कर लो, पूरा याद हो जाएगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है 3 नंबर वाले क्वेश्चंस के अंदर आखिरी प्रश्न, राइट इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसा कि बेटा मैंने अभी आपको बताया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, हाँ सर आपने बताया फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होते हैं जिसके अंदर बेटा क्या लिखा होता है, कंपनी ने साल भर में कितना कमाया, उसकी परफॉर्मेंस, उसकी स्ट्रेंथ, उसका प्रॉफिट, उसका लॉस, ये सब। बेटा साल भर में जब कंपनी अकाउंट्स बनाती है तो अकाउंट्स बनाने वाला होता है चार्टेड अकाउंटेंट। कौन होता है, चार्टेड अकाउंटेंट। लेकिन बेटा उसको पढ़ने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, इसीलिए इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। उसको पढ़ के लोग डिसाइड करते हैं कि कंपनी के शेयर खरीदे कि नहीं खरीदे, कंपनी के प्रोडक्ट खरीदे कि नहीं खरीदे। इसलिए राइट इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या इंपॉर्टेंस है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले इन्वेस्टर और शेयर होल्डर, इन्वेस्टर और शेयर होल्डर वो लोग होते हैं जो कंपनी के अंदर पैसा लगा चुके हैं, वो लोग होते हैं जो कंपनी में पैसा लगा चुके हैं। अब जो पैसा लगा चुका है वो अकाउंट, बेटा शेयर होल्डर रोज रोज थोड़ी आते कंपनी में, वो तो पैसा लगा देते हैं, फिर कंपनी के अंदर उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको चलाते रहते हैं। तो बेटा इन्वेस्टर और शेयर होल्डर इसीलिए पढ़ते हैं ताकि वो देख सके कि इस कंपनी में प्रॉफिट हुआ है कि नहीं, मैं और इन्वेस्ट करूं कि अपना पैसा निकाल लूं, ठीक है। इन्वेस्टर एंड शेयर होल्डर स्टडी द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ताकि उनको क्या पता चलेगा, प्रॉफिट पता चलेगा, सेफ्टी और देयर इन्वेस्टमेंट पता चलेगा, ठीक है। दूसरा वो लोग जो बेटा कंपनी का लोन देता है ना, क्रेडिटर और बैंक, बेटा बैंक लोन देने से पहले बोलेगा जाओ अकाउंट लेके आओ, बताओ कितना प्रॉफिट हुआ। अगर प्रॉफिट नहीं है लोन नहीं देंगे। क्रेडिटर उधार तभी देता है बेटा जब उसको लगता है कि आप पैसे चुका दोगे, वरना सामान सप्लाई कर दिया पैसे नहीं दे पा रहे हो, इसलिए इनको इसकी जरूरत है। सप्लायर, बैंक, अदर लेंडर यूज फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू चेक क्रेडिट वर्थिनेस। जरा पैसा तो वापस कर दोगे, सामान लेगा पैसे नहीं दिया, बैंक ने लोन दे दिया किसने नहीं चुकाई, इसलिए अकाउंट चेक करने पड़ेंगे। 2 लोग कौन हो गए, इन्वेस्टर, शेयर होल्डर, क्रेडिटर, लेंडर। नेक्स्ट बेटा आप दूसरी कंपनी से अपने आप को कैसे कंपेयर करोगे कि आपकी कितनी सेल्स हुई है, आपका कितना प्रॉफिट हुआ है, आपकी क्या एस्पेक्ट है, बेटा कंपेयर भी तो करना पड़ेगा ना। अच्छा कंपेयर दूसरों से, खुद से भी तो करना पड़ेगा, तो पिछले साल से इस साल के अकाउंट्स को मैच करो, इसलिए जरूरी है। और लास्ट पॉइंट बेटा अपना प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे तो बहुत इजी तो पॉइंट था कि आपको समझ आ जाए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको बताते हैं कि साल भर में कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। ये 2 चीजों पे फोकस करेंगे मैं बेटा, पहला प्रॉफिट और लॉस अकाउंट पे फोकस करते हैं, और दूसरा इसके साथ साथ ये आपकी कंपनी की बैलेंस शीट को भी बताते हैं कि आपकी कितनी एसेट्स है और कितनी लायबिलिटी है, ठीक है। ये बताते हैं कि प्रॉफिट हुआ है या आप लॉस में हो। मुझे लगता है बेटा आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर हमारे 3 नंबर वाले प्रश्न खत्म होते हैं, और मैंने ना इसको 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर को एक कड़ी में डिजाइन करा है ताकि आपको ना चीजें आसानी से याद हो जाए। मैंने अगर 2 नंबर से कुछ उठाया तो 3 नंबर वाला वो क्वेश्चन उठाए तो आपस में कनेक्ट है। और आप अगर देखेंगे जब ये वीडियो कंप्लीट होगा तो आप ये देखेंगे बेटा, आप एक्सपीरियंस करेंगे कि बेटा आपके अकाउंटेंसी में इन 9 चैप्टर्स को, इन हाफ ईयरली के सिलेबस को पूरी तरीके से कनेक्ट करके कंप्लीट करा ताकि बेटा आपका कोई डाउट नहीं रह जाए। अच्छा इन पीपीटीज में हमारे इन क्वेश्चंस के अलावा कुछ अलग से क्वेश्चंस भी हैं बेटा, वो आप पढ़ना ताकि आपके बचे हुए क्वेश्चंस भी कवर हो जाए। हालांकि मैंने सबको आपस में कनेक्ट करा है, लेकिन मैं वापस बता दूं आपको कि कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी हैं, लेकिन वो आपको इन क्वेश्चंस के साथ साथ उनको पढ़ने से अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। तो चलिए बेटा अब हम शुरू करते हैं आपके 4 नंबर वाले क्वेश्चंस पे, जो आपका मैक्सिमम नंबर का क्वेश्चन आता है उसके बाद। तो चलिए हम शुरू करते हैं 4 नंबर वाले क्वेश्चन। ये राउंड राइट डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
जैसा कि बेटा क्लास 11th में आप पढ़ के आए होंगे, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनता है। क्या होता है उस प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के अंदर? बेटा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट साल के एंड पर बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है साल के एंड पे? ताकि कंपनी का नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, वो शुद्ध लाभ, शुद्ध हानि, ये वो प्रॉफिट और लॉस होता है जो कि बेटा सबसे आखिरी में मालिक को बांटा जाता है। अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है तो अकेला आदमी ले जाएगा, और पार्टनरशिप है तो पार्टनर्स लेके जाएंगे। तो बेटा आपको इतना समझ आ गया होगा कि प्रॉफिट और लॉस अकाउंट वो अकाउंट होता है जिससे निकलता है साल भर के अंदर कितना कमाया और कितना गवाया, यानी प्रॉफिट और लॉस। बेटा उसी प्रॉफिट और लॉस को बांटने के लिए आपको अलग से एक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, जिस अकाउंट का नाम है प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन। आई बात समझ? पहला पॉइंट क्लियर। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट क्यों बनाते हैं? ताकि प्रॉफिट और लॉस निकाल सके। कौन सा प्रॉफिट और लॉस? नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। और बेटा उसी का एक्सटेंशन है, यानी प्रॉफिट और लॉस को बढ़ावा देने के लिए अगला जो खाता खोला जाता है, अगला जो अकाउंट खुलता है, वो होता है प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन। क्यों खुलता है? इसलिए खुलता है कि बेटा जो प्रॉफिट और लॉस हो गया ना, उन्हें हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो पहले कौन सा खुलेगा? प्रॉफिट और लॉस। उसके बाद क्या आएगा? प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन। 2 पॉइंट याद करा दिए। प्रॉफिट और लॉस क्या के लिए बनता है? नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को निकालने के लिए। प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन क्यों बनता है? ताकि क्या पार्टनर्स में हम प्रॉफिट और लॉस को बांट सके, क्योंकि बेटा पार्टनर्स कम से कम 2 होते हैं ना, ज्यादा होते हैं, इसलिए अलग अलग को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बांटा जाता है। दूसरा पॉइंट क्या याद करा है? पहले बनता है प्रॉफिट और लॉस, और उसका एक्सटेंशन यानी सेकंड नंबर पे क्या बनेगा? प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन। आइए देखते हैं। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। ऑब्जेक्टिव इज टू असर्टेन प्रॉफिट और लॉस। क्या निकालेंगे? प्रॉफिट और लॉस। कौन सा प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट। कौन सा लॉस? नेट लॉस। और उसी प्रॉफिट और लॉस को बांटने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट और लॉस बिटवीन पार्टनर, क्या बनाएंगे? एप्रोप्रिएशन। वर्ड आए एप्रोप्रिएशन तो याद रखो क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन, बंटवारा। पॉइंट नंबर 2 पर आते हैं। ठीक है, अब देखिए ये प्रॉफिट और लॉस अकाउंट जो है ना बेटा, इससे पहले भी एक अकाउंट बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, आपको याद होगा क्लास 11 का। और जहां पर ट्रेडिंग खत्म होता है वहां पर शुरू होता है प्रॉफिट और लॉस, और जहां पर खत्म होता है प्रॉफिट और लॉस वहां पर शुरू होता है क्या? प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन। आया बेटा समझ? जहां पर ट्रेडिंग खत्म तो क्या चालू? प्रॉफिट और लॉस। जहां पर प्रॉफिट और लॉस खत्म तो क्या चालू? प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन। तो बेटा प्रॉफिट और लॉस स्टार्ट्स फ्रॉम द ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस। ये ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस आपको कहां से मिलेगा? अरे ट्रेडिंग खत्म तो क्या चालू? प्रॉफिट और लॉस। और ट्रेडिंग कहां खत्म हो रहा है? ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस पे। ठीक है, और बेटा ये प्रॉफिट और लॉस कहां खत्म होता है? नेट प्रॉफिट और नेट लॉस पे। तो जहां पर नेट प्रॉफिट और नेट लॉस आया वो वहां से क्या शुरू कर देंगे हम? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बड़ा सिंपल सा 3 लाइन याद रखिए। ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ट्रेडिंग खत्म कहां पर होता है? ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, तो वहां से शुरू होगा प्रॉफिट और लॉस। और बेटा प्रॉफिट और लॉस कहां पे खत्म होता है? नेट प्रॉफिट और नेट लॉस पे, तो वहां से क्या शुरू होगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो बेटा प्रॉफिट और लॉस हर बिजनेस बनाते हैं, आप खुद समझते हो ना, हर बिजनेस को प्रॉफिट और लॉस निकालना पड़ेगा। लेकिन बेटा एप्रोप्रिएशन कौन बनाता है? एप्रोप्रिएशन कौन बनाएगा? पार्टनरशिप और कंपनीज। यहाँ के लिए पार्टनरशिप भी याद रख सकते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप क्यों नहीं बनाता एप्रोप्रिएशन? अरे वहां एक ही तो आदमी है, तो बांटेंगे किसमें? यहाँ पर जहां पर ज्यादा लोग होते हैं ना, वहां पर ये अकाउंट तैयार होता है। और ये तो मैं याद करा चुका हूं, पहले ये बनता है और प्रिपेयर्ड आफ्टर P&L अकाउंट। पहले ये फिर ये। समझ आया आपको पहला क्वेश्चन बेटा? मुझे लगता है बहुत अच्छे से क्लियर होगा बेटा। चलिए आइए शुरू करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो उसके बाद वाला है। तो देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं एक बार फिर आपको बता रहा हूं बेटा। गुडविल, जैसा कि मैंने बताया था, क्या मतलब होता है गुडविल का? 2 चीजें फटाफट से। गुडविल क्या होती है? गुडविल सर वो चीज होती है, पहला तो सर गुडविल एसेट होती है, इंटेंजिबल एसेट होती है, जिसके कारण हमारी सेल बढ़ती है, सेल बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ेगा। ठीक है, और बेटा पार्टनरशिप में हम गुडविल क्यों पढ़ते हैं? बोले सर जब नया पार्टनर आता है ना, तो अपने साथ गुडविल का अमाउंट लेके आएगा। क्यों लेके आएगा? क्योंकि क्या बेटा? क्योंकि उसके कारण पुराना को लॉस हो रहा है, और जब पार्टनर रिटायर होके जाता है ना सर, तो बेटा उसके कारण पुराने पार्टनर फायदा लेते हैं, तो गुडविल का अमाउंट लेके जाएगा। सर ना गुडविल का सीधा सीधा रिलेशन है प्रॉफिट से। जिस बिजनेस के अंदर ज्यादा प्रॉफिट है उसी की गुडविल होती है। अगर आपके पास नॉर्मल प्रॉफिट है या प्रॉफिट ही नहीं है, कम प्रॉफिट है, तो आपकी कोई गुडविल नहीं होगी। तो सर ये गुडविल किसके? गुडविल से क्या फायदा है सर? गुडविल से बढ़ेगी प्रॉफिट। तो बेटा गुडविल किन किन कारणों से होती है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? राइट कॉजेस ऑफ ओरिजिन ऑफ गुडविल। गुडविल के होने के कारण, तो पहला बेटा अगर आपने बिजनेस अच्छी लोकेशन पे खोला है ना, तो कस्टमर खुद आता है। आपने देखा होगा लोग जब मकान खरीदने जाते हैं ना, तो मोहल्ले के अंदर ऐसी जगह मकान खरीदते हैं, कॉर्नर वाला प्लॉट,
क्यों? वहां पर दुकान खोल लेंगे, खूब चलेगी। तो पहला, अ बिजनेस सिचुएटेड एट अ स्ट्रेटेजिक एंड कन्वीनियंट, अच्छी लोकेशन पर, कन्वीनियंट जहां पर सब आ जाएं, ऐसी जगह पर बिजनेस चलता है। प्राइम लोकेशंस, जहां पर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी हो, जहां पर बेटा क्या लोग इजीली आ जाएं, ऐसी जगह पर बिजनेस रहता है ना, तो लोग आते हैं और बिजनेस चलता है। अब बेटा बिजनेस ऐसी जगह खोल लिया जो शहर से कहीं दूर है, तो लोग क्यों खरीदना आएंगे? इसलिए बेटा बिजनेस हमेशा ऐसी लोकेशन पर ओपन किया जाता है जहां पर लोग आसानी से आ जाते हैं। लोकेशन का कारण होता है गुडविल। दूसरा, सुपीरियर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, आप अपना प्रोडक्ट ऐसा बेचते हैं जो दूसरों से अच्छा है, मजबूत है, क्लियर है। जब आपका प्रोडक्ट अच्छा होता है तो लोग खरीदते हैं। बेटा आपने ऐसी कई कंपनियों का नाम सुनोगे, फोन में आपने आईफोन सुना है, अरे बात समझ क्यों? क्योंकि उनकी क्वालिटी अच्छी है बेटा, हैंग होने की समस्या नहीं आती। तो दूसरा कारण क्या है गुडविल बनने का? आपकी क्वालिटी। लोग, अच्छा रेस्टोरेंट क्यों चलता है? रेस्टोरेंट के चलने के कारण उनका खाना, अगर खाना अच्छा है, क्वालिटी अच्छी, लोग आएंगे, ठीक है। एक टीचर अच्छा पढ़ाता है, मैं आपको बढ़िया पढ़ाऊंगा, अच्छी क्वालिटी दूंगा, तो आप वापस रिपीट आओगे बेटा, ये क्वालिटी होती है। तो गुडविल का दूसरा कारण लोकेशन, तीसरा क्या है? क्वालिटी। तीसरा, बिजनेसमैन की रेपुटेशन और व्यवहार, एक बिजनेसमैन अच्छा है, ईमानदार है, ऑनेस्ट है, उसमें कॉन्फिडेंस है, ठीक है, वो कस्टमर को समझता है, तो बेटा इस कारण से भी कस्टमर बार बार जो है रिपीट होता है। तो देखिए बेटा कौन कौन से कारण पड़े अपन ने गुडविल के? अच्छी लोकेशन, क्वालिटी, रेपुटेशन। आइए बेटा नेक्स्ट पर। अगला, अच्छा मैनेजमेंट है, कस्टमर को टाइम पर आप सर्विसेज देते हैं, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। क्या लिखा है? स्किल्ड मैनेजमेंट है, कस्टमर की बात को समझते हैं, उनसे जो है आप डिसीजन सही लेते हैं, उनसे रिलेशन मेंटेन करते हैं, अपना बिजनेस सही चलाते हैं, तो ऐसे बिजनेस की गुडविल बनी होती है। और इन सभी कारणों से हमारा प्रॉफिट क्या होता है बेटा? इंक्रीज होता है। आया बेटा आपको समझ? क्लियर है? तो आप ये 4 पॉइंट याद रखिएगा ताकि आपको दिक्कत ना आए। गुडविल का मीनिंग हमने पढ़ा है, क्लियर है? गुडविल किन कारणों से बनती है हमने ये पढ़ा है। चलिए शुरू करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, What is revaluation account and when it is open? देखिए बेटा हमने रिकॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा, वो अलग होता है, और यहाँ पर क्या है? रीवैल्यूएशन अकाउंट है। देखो बेटा बताता हूँ एक चीज, जब जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, तब तब रीवैल्यूएशन होता है। पहले ये क्लियर कर देता हूँ कि बनेगा कब, ठीक है, फिर आते हैं हम रीवैल्यूएशन पे। क्या बोला मैंने? जब जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तब तब रीवैल्यूएशन होता है। दोनों एक चीज नहीं है, बस ये है कि जब जब आप रिकॉन्स्टिट्यूशन करोगे तब तब रीवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। देखो तब कब होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन? तो बेटा क्या बताता सर? जब हम आपस में प्रॉफिट और रेशो चेंज कर लेंगे, क्लियर है। अगला एडमिशन पर, अगला रिटायरमेंट पर, डेथ पर, अमलगमेशन पर हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं बेटा? तो हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं? हम बनाते हैं कौन सा? रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्लियर है। और ये सारी कंडीशंस किसकी है? रिकॉन्स्टिट्यूशन के। एक एग्जांपल से समझाने की आपको कोशिश करता हूं। जब भी बेटा एक नया पार्टनर फॉर्म में एडमिशन लेता है ना, तो जब वो आएगा ना, तो वो ये बोलता है कि मुझको आज की करंट डेट की सारी असेट्स और लायबिलिटी बता दो। 10 साल पहले आपकी जमीन कितने की थी, मेरे को इससे मतलब नहीं। 10 साल पहले आपके ऊपर कोई कर्जा नहीं था, मेरे को इससे कोई मतलब। मुझे बताओ आज आपकी प्रॉपर्टी कितनी वैल्यू की है? पहले थी, आज करंट डेट की निकाल लो। पहले आपके ऊपर लोन इतना था, आप करंट डेट, कहाँ हो सकता है ये लोन खत्म हो गया हो सकता है प्रॉपर्टी बढ़ गई हो। तो बेटा जब भी एक पार्टनर आता है या रिटायर होकर जाता है, तो वो सारी चीजों को करंट डेट की निकलवाता है, ताकि वो करंट डेट का जो प्रॉफिट और लॉस है वो ले सके। अरे बात समझ क्लियर है? जैसे मान लो कि जब पार्टनर ने एडमिशन लिया, ठीक है, तब देखा कि जब प्रॉपर्टी एडमिशन लिया तो 10 लाख की थी, जब वो रिटायर होके जा रहा है तब सारी प्रॉपर्टी कितने की हो गई? 50 लाख की हो गई। मतलब बीच में कितने रुपए का फायदा हो चुका है? 40 लाख। तो प्रॉपर्टी बेच के तो नहीं ले जा सकता ना, तो वो 40 लाख में अपना हिस्सा ले लेगा, ठीक है। तो हम जब भी एसेट्स का और लायबिलिटी की वापस से वैल्यू निकालते हैं, वापस से कब निकालेंगे? हम रिकॉन्स्टिट्यूशन पे निकालेंगे। तो जब जब हम एसेट्स और लायबिलिटी की वापस से वैल्यू निकालेंगे ना, तो बेटा इस वापस से वैल्यू निकालने को मतलब हम वापस से निकाल रहे हैं, वापस को इंग्लिश में बोलते हैं री, क्लियर। तो इसको बोलते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। आइए देखिए, ठीक है, सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट बेटा एक नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। ओपन इन अ पार्टनरशिप फॉर्म बुक्स टू रिकॉर्ड द चेंजेस इन बुक वैल्यू। देखिए काय के लिए आता है काम? वर्ड पर ध्यान रखिए, चेंजेस निकालने के काम आता है। क्या निकालने आता है? चेंजेस। पहले जो लिखी थी वो थी बुक वैल्यू, और आज की जो वैल्यू निकालने के, पहले की वैल्यू और आज की वैल्यू, पहले की वैल्यू बुक वैल्यू और आज की वैल्यू को निकालने के लिए क्या चेंज आया है दोनों में, उसको निकालने के लिए काम आता है। मेनली 2 वर्ड पर फोकस करता है। इस अकाउंट में आता है तो सर इस अकाउंट में आता है असेट्स और इस अकाउंट में आता है लायबिलिटीज, ठीक है। और हो सकता है कि इन कुछ दिनों में जब से आपने पहले वैल्यू करा था और जब आप आज वैल्यू कर रहे हैं, कोई एसेट आपने लिखी ही ना हो, कोई लायबिलिटी आपने लिखी ही ना हो, तो आप करंट डेट पर सारी एसेट्स और लायबिलिटी का क्या कर लो? रीवैल्यू। बेटा इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखना कि कब बनेगा? जब जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा
तब बनेगा। नीचे लिख दिया है मैंने, एडमिशन पर बनता है, रिटायरमेंट पर बनता है, डेथ पे बनता है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे बनता है और अमलगमेशन पर बनता है। समझ आ रही है आपको बात कि रिवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है और कब कब बनता है? बेटा एक एक चीज को ढंग से क्लियर रखिए। हम जब इसे न्यूमेरिकल्स में पढ़ेंगे ना तो और बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को भी क्या करेंगे बेटा, हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको दिक्कत ना आए। समझ आया बेटा आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए बेटा, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ पेमेंट ऑफ टू रिटायरिंग पार्टनर। इससे पहले वाले लेक्चर में 3 नंबर में मैंने एक को पढ़ाया था, जब एक पार्टनर रिटायर होके जाता है ना तो अपने साथ कुछ पैसे लेके जाता है। हाँ सर याद आया क्या? क्या सर जब वो आता है तो क्या लाता है? कैपिटल और गुडविल। सर वो जाएगा ना तो कैपिटल लेके जाएगा। सर कैपिटल से याद आया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, गुडविल भी ले जाएगा। सर वो अगर जितने दिन तक रहा है ना तो उस साल का उतना प्रॉफिट चाहिए उसको, उसके अच्छा प्रॉफिट। और हाँ सर वो उतने दिन रहा है तो सैलरी भी चाहिए, अगर सैलरी पे काम करता तो कमीशन भी चाहिए। सर अगर उसका पुराना कोई प्रॉफिट है ना, मतलब जैसे कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड रिजर्व, वो भी लेके जाएगा। सर वो सारे पैसे लेके जाएगा। अच्छा कुछ पैसे देके भी जाएगा। कौन से पैसे बेटा? तो वो बेटा आपको कौन से पैसे देके जाएगा? सर अगर उसने ड्रॉइंग करी थी तो ड्रॉइंग देके जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देके जाएगा। सर अगर कोई पहले जरूरी थोड़ी प्रॉफिट ही लॉस भी हो तो एक्यूमुलेटेड लॉस, ऐसे पैसे देके जाता है। तो हम क्या करते हैं, ले जाने वाले पैसे, ठीक है, आप और उससे जो लेने हैं दोनों का हिसाब करते हैं और फिर फाइनल अमाउंट बनाते हैं। एग्जांपल के लिए मोहन एक पार्टनर है जिसको देने हैं 10 लाख, लेने हैं 3 लाख। तो बेटा फाइनली उसको कितने देने हुए हैं? 7 लाख। तो बेटा ये 7 लाख हम उसको देंगे कैसे? वही क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ पेमेंट। क्या आप जो उसका हिसाब है वो दोगे कैसे या उससे लोगे कैसे? अभी हम मान के चल रहे कि हमें उसे देने, तो देने का क्या तरीका हो सकता है? देखिए बेटा, बोर्ड में बार बार क्वेश्चन आता है, एमपी बोर्ड में बार बार पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन। पहला है आपके पास 7 लाख रुपए, मोहन जा रहा है और बच्चे वो पार्टनर को लग रहा है उनके पास सफिशिएंट कैश कि अगर अपन उसको 7 लाख एक साथ दे दे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे बढ़िया बात, आप उसको लमसम पेमेंट कर दो। द एंटायर अमाउंट इज पेड इमीडिएटली। आप दे दो ना एक साथ, हो तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपकी फॉर्म में कोई दिक्कत ना है, 7 लाख रुपए देने के बाद भी आपको लग रहा है बिजनेस आसानी से कर सकते हो, लिक्विडिटी मेंटेन है, तो पेमेंट कर सकते हैं कैश और बैंक। दूसरा, ट्रांसफर ऑफ अमाउंट इन टू रिटायरिंग पार्टनर्स, लोन अकाउंट के थ्रू करेंगे बेटा। इस वर्ड को ध्यान रखिएगा, कैसे करेंगे हम ट्रांसफर? लोन के थ्रू करेंगे। मतलब अपन उसको पैसे एक साथ नहीं दे रहे। अरे बात समझ, हम जो है उसे एक साथ कैश नहीं दे रहे, बल्कि उसको जो अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं वो लोन अकाउंट के खोल रहे। सर लोन अकाउंट के, अरे किस्तें बांधनी है। अरे बात समझ, क्या बोला कि आप एक काम करना, आपका जो भी अमाउंट है ना, 2 इंस्टॉलमेंट, 4 इंस्टॉलमेंट, 6 इंस्टॉलमेंट, 8 इंस्टॉलमेंट में ब्याज के साथ ले लेना। क्लियर है? तो पहला कैसे पेमेंट देंगे? उसको लमसम पेमेंट कर दें। दूसरा क्या खोल देंगे बेटा? उसको लोन अकाउंट। लोन अकाउंट में ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसे देंगे अब, क्योंकि बेटा वो उसको दिक्कत हो रही ना, आप उसे किस्तों में दे रहे हो तो ब्याज के साथ चुकाना। और क्या मेथड हो सकती है? आइए देखते हैं। क्या पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट भी हो सकता है? देखो बेटा, लोन अकाउंट के अंदर आप 2 या 4 जो है पार्ट में कर सकते हो, और जब आप इंस्टॉलमेंट में आओगे तो इंस्टॉलमेंट को और ज्यादा पार्ट के अंदर रखा जा सकता है। जैसे क्या बेटा, उसको जैसे इंस्टॉलमेंट में आपसे बोल दो 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की आप रख सकते हो। द अमाउंट इज इक्वल और अनइक्वल इंस्टॉलमेंट, मतलब एक जैसे इंस्टॉलमेंट रख लो, या इक्वल मतलब हर महीने 10 दे दो, या किसी महीने 10, किसी महीने 15, आप ऐसे दे सकते हो। ठीक है, अगर जब आप ये दोगे तो बेटा आपको कैसे देना है? आपको इंटरेस्ट भी देना है साथ साथ। क्लियर है? अगली चीज, आप जो है उसे पैसा जो है कैश के बजाय काइंड में भी दे सकते हो। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए उसका जो पेमेंट था, हमने उसके बजाय उसको कोई प्रॉपर्टी दे दी। ठीक है, आरी बात समझ, उसे कोई काइंड गिफ्ट कर दिया, या गुड्स जो बिजनेस हम डील कर रहे हैं उसका कोई गुड्स उसको दे दिया। इस तरीके से भी पेमेंट दिया जा सकता है। तो बताओ बेटा कौन कौन से तरीके से पेमेंट दे सकते हैं? हाँ सर, सबसे पहले लमसम है तो पूरा एक साथ दे देंगे, वरना क्या, अगर हम उसे क्या कर सकते हैं बेटा, दूसरा तरीका लोन से ट्रांसफर कर सकते हैं। तीसरा, लोन में हम जो है बेटा 2-4 पार्टी बनाएंगे, लेकिन इंस्टॉलमेंट हम थोड़ी सी ज्यादा लॉन्ग पीरियड तक रख सकते हैं, या फिर हम उसे काइंड में भी पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा भी बेटा कई मेथड्स हो सकती हैं। जैसे हमने उसे क्या करा, हमने उसे बिल दे दिया जिस पर ये लिख के दे दिया कि हम फ्यूचर में आपको बाद में पेमेंट करेंगे। इस तरीके से भी हो सकता है। कई बार बेटा इंस्टॉलमेंट्स को एन्युटी के नाम से भी जाना जाता है, तो आप उस नाम से भी इसको याद रख सकते हैं। तो ये हुआ बेटा एक रिटायरिंग पार्टनर को पैसे देने का तरीका कि हम कैसे कैसे उसको पैसे दे सकते हैं। ठीक है बेटा, आइए समझ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड रियलाइजेशन अकाउंट। अब समझ,
बेटा जब फर्म बंद होती है, बिजनेस बंद होता है, तो बिजनेस के बंद होने पर हम एक अकाउंट ओपन करते हैं जिस अकाउंट का नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। कब खुलता है ये? बिजनेस के बंद होने पर। कितनी बार बिजनेस बंद होता है? अरे सर एक बार तो होता है, तो एक बार खुलेगा जीवन काल में। 2 पॉइंट याद करा दिए। बिजनेस के बंद होने पर जो खाता खुले उस खाते को बोलेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। और कितनी बार खुलेगा जीवन में? एक बार। ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। अगला बेटा, जब जब पार्टनर्स को रिश्तों में चेंज आएगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन, जब भी क्या होगा? रिकॉन्स्टिट्यूशन। कब कब सर? जैसे चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, अमलगमेशन, जब जब चेंज आएगा ना, तो वहां पर बेटा आपको एक अकाउंट खोलना पड़ेगा जिसका नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट। अरे ये बात समझ क्लियर है बेटा? तो फॉर्म के बंद होने पर जो अकाउंट खुलेगा रियलाइजेशन, और जब जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा कौन सा अकाउंट खुलेगा? रीवैल्यूएशन। बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम क्या करते हैं समझिएगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर हम क्या करते हैं? एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू निकालते हैं। पहले क्या थी अब क्या थी? बेटा रियलाइजेशन, रियलाइज हो गया अब तो खत्म बंद, इसमें हम सारी एसेट को क्या करेंगे? बेच देंगे। अरे बात समझ, सारी लायबिलिटी का क्या कर देंगे? पेमेंट कर देंगे। आइए पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझते हैं। दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट। क्या कर रहे हो आप? एडजस्टमेंट कर रहे हो। किसमें कर रहे हो? एसेट्स और लायबिलिटीज में। पहले कितने की थी, अब कितने की? दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस। यहाँ प्रॉफिट और लॉस निकालना है, तब सारी एसेट को बेच दो और लायबिलिटी को पेमेंट कर दो। उसके बाद कुछ बचे तो पार्टनर में बांट दो। अगर बच गया, बांटना है तो प्रॉफिट हुआ, नहीं बचा लॉस हुआ, तो बेटा पार्टनर से पैसे ले लो। ठीक है, देखो ये अकाउंट कब कब बनता है? अरे तो सिंपल, हमको पता है रिकॉन्स्टिट्यूशन पे बनता है। कब बनता है? दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, अमलगमेशन। सर इनको रिकॉन्स्टिट्यूशन ही तो बोलते हैं। और दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। फॉर्म के बंद होने पर बनता है। क्लियर है? इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस अकाउंट में बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर्ड मेनी टाइम्स। ऑब्जेक्टिव आता है, कई बार बनेगा। दिस अकाउंट प्रिपेयर्ड ओनली वंस। कितनी बार बनेगा? एक ही बार फॉर्म बंद होती है। इसके बनने के बाद भी फॉर्म चलती रहेगी, इसके बनने के बाद फॉर्म नहीं चलेगी। इवन आफ्टर द प्रिपेयर ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट द फॉर्म कंटिन्यूज टू फंक्शन। क्लियर? द फॉर्म कम टू एन एंड। ठीक है, यहाँ पे फॉर्म क्या आ जाएगी? द फॉर्म कम्स टू एन एंड। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार आता है। आप गो थ्रू कीजिएगा बेटा अपने प्रीवियस पेपर। और जो मैं आज आपको यहाँ पर मैंने 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर वाले क्वेश्चंस कराए, देखिएगा इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो एमपी बोर्ड ने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स के अंदर दिए हैं और आने वाले सालों में भी आएंगे आपके हाफ ईयरली और इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के हिसाब से, आपके फाइनल एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स व्हाई हमने यहाँ कवर करे। और एक चीज जो बेटा शुरू से देख रहे हैं, जो एंड तक इस वीडियो को कंप्लीट ही करने वाले हैं, उनने ऑब्जर्व करा होगा कि कहीं भी उनको क्वेश्चंस को कनेक्ट करने में जरा सी भी दिक्कत नहीं आई है, जो शुरू से एंड तक है बेटा। देखिए आइए समझिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस बार बार आता है, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। सर आपने बताया था कि एक कंपनी में ना मालिक बनने के लिए वहां के शेयर खरीदने जरूरी होते हैं। बेटा जब हम किसी कंपनी में मालिक बनना चाहते हैं तो वहां के क्या खरीदने पड़ेंगे? हमें शेयर। और सर आपने ये भी बताया था कि शेयर 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से? इक्विटी और प्रेफरेंस। ठीक है, अब दोनों में अंतर क्या होता है? सबसे पहले, चाहे इक्विटी शेयर हो चाहे प्रेफरेंस शेयर हो, दोनों ही क्या होते हैं बेटा? दोनों पर ही आपको डिविडेंड मिलेगा प्रॉफिट के रूप में। मैंने इक्विटी शेयर में पैसे लगाए, रिटर्न आएगा डिविडेंड। मैंने प्रेफरेंस में लगाए, रिटर्न आएगा डिविडेंड। तो सर अंतर क्या है बेटा? इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं वो कंपनी के मालिक होते हैं और प्रेफरेंस कंपनी के मालिक नहीं होते। सर समझ नहीं आया कैसे? ये तो एक जैसे, देखो बेटा ऐसे समझना कि इक्विटी वाले जो होते हैं ना वो बेटा घर के मालिक मेहमान है, और प्रेफरेंस वाले ना बाहर वाले। नाम ही क्या है? प्रेफरेंस। क्लियर? अब बताओ, जैसे मैं आपको बताता हूं कि क्लियर, जैसे मान लो आपके घर में कोई शादी है, क्लियर, और आपके घर की शादी में आपके पास कोई बहुत जो है एक टेस्टी स्वीट्स बनाए जो आपको बहुत पसंद है, लेकिन बेटा आपको खाने को तभी मिलेगा जब सारे मेहमान खा के चले जाए। तो इससे क्या मतलब हुआ? सेम चीज बेटा, कंपनी में जब भी प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट का पहला हिस्सा प्रेफरेंस वाले लेके जाएंगे और सबसे आखिरी में प्रॉफिट किसको मिलेगा? इक्विटी को। अच्छा अगली चीज बेटा, जब भी कंपनी बंद होगी ना, तो बंद होने पर सबसे पहले जो पूरा पैसा किसी को दिया जाएगा ना, वो पूरा पैसा किसको मिलेगा? हाँ सर, अगर प्रॉफिट हर साल ये लेके जाते हैं तो पूरा पैसा भी सबसे एंड में सबसे पहले ये लेके जाएंगे, नाम ही क्या? प्रेफरेंस। और सबसे आखिरी में कौन लेके जाएगा? इक्विटी।
तो यहाँ तो प्रेफरेंस का फायदा, इक्विटी का फायदा कैसे हुआ समझना। लेकिन बेटा प्रेफरेंस को मिलने वाला प्रॉफिट, मेहमान को मिलने वाली, शादी में मिठाइयां नॉर्मली फिक्स होती हैं, लेकिन बेटा शादी के एंड पर जो सारी मिठाइयां हैं ना, अगर बच गई ना तो आपकी है। तो इससे क्या बेटा, प्रेफरेंस को मिलने वाला प्रॉफिट जो है वो फिक्स होता है कि आपको इतने मिलेगा। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि एक वर्ष हमने 1 करोड़ कमाए और उस 1 करोड़ में से 80 लाख प्रेफरेंस को देने हैं, तो 80 लाख आपको देने पड़ेंगे। कितने बचे? 20 लाख, वही इक्विटी लेके जाएंगे। अगले वर्ष हमने 80 लाख ही कमाए, तो 80 लाख पूरा कौन लेके जाएगा? प्रेफरेंस। इक्विटी वाले कुछ लेके जाएंगे क्या? नहीं, ये तो गलत है बेटा। उसके अगले साल कंपनी 5 करोड़ कमाती है, तो प्रेफरेंस अब भी 80 लेके जाएगा। मतलब हर कंडीशन में प्रेफरेंस को मिलने वाला प्रॉफिट क्या है? फिक्स। और इक्विटी को मिलने वाला फ्लक्चुएटिंग होता है, ज्यादा हुआ तो ज्यादा ले जाओ, कम हुआ तो कम ले जाओ, तभी तो इक्विटी वाले मालिक हैं। अगली चीज बेटा, किसने रिस्क लिए है कंपनी के अंदर ज्यादा? सर इक्विटी वालों ने। तो बेटा कंपनी में वोट भी कौन डालेगा? इक्विटी वाले डालेंगे। प्रेफरेंस वाले वोट नहीं डाल सकते, सिर्फ तभी डाल सकते हैं कब? जब प्रेफरेंस के किसी राइट की कोई हानि हुई हो, क्षति हुई हो, तब। देखिए लैंग्वेज, इक्विटी को मिलने वाला डिविडेंड की रेट जो होती है वो फ्लक्चुएट होती है। 3 वर्ड, रेट, डिविडेंड, फ्लक्चुएट। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलेगा फिक्स रेट। बहुत सिंपल, वही पॉइंट, डिविडेंड इज नॉट सर्टेन। मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला। डिविडेंड इज मोर सर्टेन, हमको तो चाहिए प्रॉफिट हो कम हो, मिलेगा ही मिलेगा। क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव याद कीजिएगा बेटा, क्योंकि ये मालिक होते हैं तो कंपनी के हर मैटर पे क्या करेंगे? वोटिंग राइट्स को एंजॉय करेंगे। इनके पास दे हैव राइट टू वोट ओनली रिलेटिंग टू देम, उनसे रिलेटेड मैटर पर ही वोट करेंगे, अन्यथा वोट नहीं करेंगे। बेटा ज्यादा रिस्क तो ज्यादा फायदा, सुना होगा ना आपने, रिस्क है तो इसके पर अगला, दीज शेयर हैव कंपैरेटिवली लेसर रिस्क। अच्छे से सुनेंगे तो एक ही बार में आपको बेटा क्लियर हो गया होगा कि इक्विटी और प्रेफरेंस के अंदर डिफरेंस क्या होता है। आइए बेटा शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। राइट प्रोसीजर ऑफ फोरफीचर ऑफ शेयर। सर आप पढ़ा चुके हैं फोरफीचर का क्या प्रोसीजर होता है? बेटा मैंने फोरफीचर के कंडीशंस बताई थी आपको कि किन कंडीशंस हो सकता है। फोरफीचर ज्यादा उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। जब कोई शेयर होल्डर शेयर खरीदता है, इंस्टॉलमेंट्स पे खरीदता है और अपनी इंस्टॉलमेंट्स टाइम पे नहीं दे पाता, कौन सी इंस्टॉलमेंट? 3, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, तो कंपनी उसके शेयर को क्या कर लेगी? जब्त कर लेगी। मतलब अब वो मालिक नहीं है, मालिक कौन बनेगा? कंपनी बनेगी। लेकिन बेटा शेयर को जब्त करने से पहले पूरी प्रोसीजर जो है कंपनी को करनी पड़ेगी। सर कंपनी में प्रोसीजर कौन करेगा? तो बेटा कंपनी के अंदर ये प्रोसीजर उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। कौन करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मैंने बताया भी था, आप ऐसे कैसे से शेयर नहीं छीन लोगे, उसकी एक प्रोसीजर होती है। पहले बेटा उसको बार बार रिमाइंडर्स देने पड़ते हैं, बोलना पड़ता है, फॉर्मल नोटिस देना पड़ता है। अगर उनकी तरफ से रिमाइंडर का आंसर नहीं आता उस नोटिस उस समय के अंदर, तब जाके हम उसके शेयर को क्या करेंगे? फॉरफिट कर लेंगे। मतलब अब मालिक वो नहीं, मालिक कंपनी। तो आइए प्रोसीजर को देखते हैं। देखिए सबसे पहले कौन? फर्स्ट कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी का कौन होता है बेटा? कंपनी सेक्रेटरी आपने सुना होगा, सीएस होता है। 1-2 कोर्स होते हैं हमारे अंदर सिलेबस में। कौन कौन सा? एक होता है सीए, एक होता है सीएस। ठीक है, तो सीएस का किसके पास जाएगा? तो सबसे पहले सीएस उठा अपने ऑफिस से, किसके पास गया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास। क्या बोला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जाके? कि ये वो लोग हैं जिन लोगों ने पैसा नहीं दिया है, हु हैव नॉट पेड 1 or more calls। तो अपन कहानी बना के समझते हैं उसको। सबसे पहले सीएस उठा, कहां से? अपने ऑफिस से। किसके ऑफिस में गया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में। एक ही पर क्या बोला? लिस्ट लेके गया, किन लोगों की, किन लोगों ने पैसा नहीं चुकाया है। क्लियर है? तो डायरेक्टर ने क्या बोला? डायरेक्टर ने बोला एक काम करो सीएस, बनाओ एक नोटिस। डायरेक्टर इशू नोटिस ऑल डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर एज पर प्रोविजन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मैंने आपको वर्ड बताए थे। डायरेक्टर ने क्या बोला कि आप एक काम करो, नोटिस बनाओ, और बेटा आपको फोरफीचर करने के लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होना जरूरी। ये वर्ड अभी याद रख लिया। डायरेक्टर ने क्या बोला? सीएस जाओ एक नोटिस बनाओ और उन हर व्यक्ति को भेज दो जिनने पैसा नहीं दिया। जिन्होंने नहीं दिया उनको बोलते हैं डिफॉल्टिंग है, वर्ड तो आपको पता ही होगा। ठीक है, ठीक है, आप नोटिस बनाना, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये पॉइंट बार बार रिपीट होता है। और टेबल एफ, नोटिस देने का जो तरीका है वो टेबल एफ के हिसाब से होना चाहिए। और बोले उनको बोलना पैसे चुकाओ। कितने दिन में? तो ऑब्जेक्टिव आता है 14 दिन के अंदर पैसे चुका देना। तो कहानी में हमने 2 चीजें पढ़ी। सीएस उठ के डायरेक्टर के पास गया, क्या बोला? लिस्ट लेके गया, इन लोगों ने पैसे नहीं दिए। डायरेक्टर ने क्या बोला? सीएस बनाओ एक नोटिस, किसके हिसाब से? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से। क्लियर होनी बात? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन टेबल एफ।
और बोले वो जो शेयर होल्डर ना जिन्हें नहीं दिया क्या बोलेंगे, डिफॉल्टिंग, उनको कितने दिन का समय दिया जाए, 14 दिन में अपना पैसा भरो। बेटा अगर वो 14 दिन में पैसे भर देते हैं बात ही खत्म हो गई, लेकिन नहीं भरते। इफ एनी शेयर होल्डर डज नॉट पे इवन आफ्टर दिस नोटिस, डज नॉट पे इवन आफ्टर दिस नोटिस, तो क्या शेयर जब्त कर लेंगे? अरे नहीं, रुको रुको, द अनदर नोटिस इज इशूड, एक और नोटिस। क्लियर होगी मेरी बात? ऐसा थोड़ी कि पहली बार में शेयर नहीं दिए, जब ऐसा नहीं होता, आप उसको एक और नोटिस देंगे और समय देंगे। क्लियर है? अपन ने कितने नोटिस पहुंचा दिए? 2। उसके बाद भी नहीं सुन रहा, वो सुन ही नहीं रहा। इवन द डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर डज नॉट पे, द डायरेक्टर आर इन्फॉर्म द शेयर एंड फॉरफिटेड बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन। 2 नोटिस के बाद भी नहीं सुन रहा तो डायरेक्टर बेटा एक सहमति पास करेंगे, सबको बुलाएंगे, सबको मतलब सब लोगों को नहीं बुला लेंगे, सारे शेयर होल्डर को। तब जो शेयर होल्डर पे नहीं कर रहा तो अपने डायरेक्टर्स की एक सहमति बनेगी, उस पर विचार होगा और बोल देंगे आप ये बार बार नोटिस के बाद भी पैसे नहीं दे रहा, शेयर गए। ठीक है, इसके लिए रेजोल्यूशन पास होगा, सहमति, मतलब एक तरीके से नोटिस बनेगा, आप समझ लो। देर आफ्टर, और उसके बाद रेजोल्यूशन पास होने के बाद उसको हटा दिया शेयर होल्डर के पद से। ठीक है, क्लियर है? देर आफ्टर द इंफॉर्मेशन, और ये इंफॉर्मेशन किसको दे दी जाएगी? उसके घर पे एक और नोटिस भर दिया जाएगा कि भाई अब से तू शेयर होल्डर नहीं है, सो दैट दे कैन रिटर्न देयर शेयर सर्टिफिकेट। और क्या जो देखो शेयर सर्टिफिकेट दिया था ना, वापस कर दे। क्या कर दे? वापस कर दे। क्यों? क्योंकि अब वो सामने वाली पार्टी शेयर होल्डर ही नहीं है। और बेटा अब तो शेयर सर्टिफिकेट वापस करने के दिन भी चले गए, क्योंकि बेटा अब तो शेयर ऑनलाइन फॉर्म में होते हैं, तो आपके शेयर वैसे ही खत्म हो जाएंगे। और बेटा द अमाउंट पेड फॉरफिटेड, और उसका जो उसने पैसा दिया था वो भी गया और उसका नाम भी रजिस्टर से हटा दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रही बात? एट द लास्ट कंपनी इस बात को पब्लिश कर देगी, कहां पर? जो भी आपकी न्यूज़पेपर उसमें भी कर सकते हो, और अगर कंपनी की तरफ से उनकी वेबसाइट और जनरल चीजों पर चला जाएगा। समझ आया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत पॉइंट्स में समझा, कहानी बना के बेटा एक बार में आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर है पिक्चर का तरीका? आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। राइट, टाइप्स ऑफ डिवेंचर इन ए कंपनी। जैसे हमने टाइप्स पढ़े थे प्रेफरेंस शेयर के, वैसे डिवेंचर के। याद होगा ना, कंपनी को पैसों की जरूरत होती है तो कंपनी 2 जगह जाती है। कहां कहां जाती है कंपनी? एक शेयर होल्डर और डिवेंचर होल्डर। सर डिवेंचर होल्डर वो लोग होते हैं जो कंपनी को लोन देते हैं, और वो कंपनी के क्रेडिटर्स कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? क्रेडिटर्स। उसके भी कुछ टाइप होते हैं। पहला सिक्योर्ड डिवेंचर, क्योंकि बेटा डिवेंचर होल्डर वो लोग हैं जिन्होंने कंपनी को लोन दिया है, और बेटा जो लोन देता है ना उनको ट्रस्ट नहीं होता है कि अगर कभी हमारे लोन का पैसा नहीं आया तो एक डिवेंचर होल्डर क्या बोल रहे हैं, हम आपको लोन तो देते हैं लेकिन कंपनी वालों तुम हमारी कोई एक प्रॉपर्टी जो है ना तुम्हारी हमारे नाम पे कर दो, कल से तुमने पैसे नहीं दिए ना तो हम प्रॉपर्टी बेच के ले लेंगे। तो बेटा उनको कोई रिस्क है क्या? जब डिवेंचर होल्डर को ये रिस्क खत्म हो जाए कि उनका पैसा वापस नहीं आएगा तो वो क्या करेंगे? प्रॉपर्टी बेच के क्या कर लेंगे? पैसा ले लेंगे। मतलब वो सिक्योर है, टेंशन नहीं, कल से पैसा नहीं मिला प्रॉपर्टी बेच के ले लेंगे। ऐसे डिवेंचर होल्डर को सिक्योर्ड डिवेंचर बोलते हैं। द डिवेंचर होल्डर बैक्ड बाय अ चार्ज। चार्ज का मतलब होता है गिरवी। क्या करा उन्होंने? गिरवी रखा, ले लिखा भी मॉर्गेज। क्या रखवा लिया उन्होंने? कंपनी के एसेट रखवा ली, मत देना पैसे। ठीक है, इन केस ऑफ डिफॉल्ट, अगर आप पैसे नहीं देते हो, क्या करते हो बेटा? कोई डिफॉल्ट करते हो तो द डिवेंचर होल्डर्स हैव लीगल राइट टू दोस क्लेम द एसेट। वो क्या करेंगे बेटा? चलो अब तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं, अब हम बेचेंगे और अपना पैसा ले लेंगे, और मान लो कुछ कम पड़ गया तो और कुछ और बेच देंगे। रहता है उनके पास ये राइट भी। दूसरा होता है अनसिक्योर्ड। ये अनसिक्योर्ड कौन होते हैं बेटा? ये अनसिक्योर्ड डिवेंचर वो होते हैं जिनने कंपनी की कोई प्रॉपर्टी गिरवी नहीं रखा, ट्रस्ट रखा, पर अगर अब इनके पैसे इनको नहीं दिए तो बेटा ये कंपनी की किसी प्रॉपर्टी पर क्या नहीं कर सकते? क्लेम नहीं कर सकते। ये कोर्ट में केस जरूर कर सकते हैं लेकिन प्रॉपर्टी का क्लेम नहीं कर सकते। These debentures have no specific charge on asset of the company. These are purely on the basis of company's credit worthiness. विश्वास पे दिए हैं, मिल गया तो मिल गया और नहीं मिला तो नहीं मिला। तो टाइप समझ आया बेटा? सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड अपोजिट है एक दूसरे के। आगे चलते हैं इसमें। कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल, अरे सर ये तो प्रेफरेंस की तरह। हाँ, जिन डिवेंचर होल्डर्स को ये राइट दिया जाता है कि एक स्पेसिफाइड टाइम के बाद, निश्चित समय के बाद डिवेंचर होल्डर अपने आप को किसमें कन्वर्ट करा ले? इक्विटी में। किसमें कन्वर्ट करा ले? इक्विटी में। जिन डिवेंचर होल्डर्स को ये अधिकार होता है कि एक निश्चित समय के बाद वो डिवेंचर के रूप से परिवर्तित होकर किसमें जा सकते हैं? इक्विटी में, उन्हें बोलेंगे कन्वर्टेबल। और जिन डिवेंचर होल्डर को ये अधिकार ही नहीं होता जीवन भर कि वो डिवेंचर से इक्विटी में कन्वर्ट हो सकते हैं, उन्हें बोलेंगे कौन से बेटा? क्या बोलेंगे? नॉन कन्वर्टेबल। वो जीवन भर डिवेंचर ही रहेंगे और ये जीवन भर क्या हो सकते हैं बेटा? जीवन में ऑप्शन है इनके पास कि जीवन में किसमें कन्वर्ट हो सकते हैं? डिवेंचर से किसमें चले आएंगे? ये इक्विटी में। These डिवेंचर give the holder to write. इनके पास ये राइट होता है। क्या होता है बेटा? राइट। कन्वर्ट देम, ये अपने आप को काय में कन्वर्ट कर सकते हैं? इक्विटी में। क्रेडिटर से क्या बनेंगे? मालिक बन जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं कल ही बोल दिया बेटा, ये निश्चित समय दिया जाएगा,
बता दिया जाएगा, उसके बाद ही आना, उसके पहले नहीं बन सकते, ठीक है। स्पेसिफाइड पीरियड। These डिवेंचर कैन नॉट, ये कभी भी नहीं बन सकते। आज भी डिवेंचर थे, पैदा भी डिवेंचर हुए थे, मरेंगे भी डिवेंचर ही। क्लियर है, आ रही बात समझ। दे रिमेन डेब्ट इंस्ट्रूमेंट अंटिल एक्स रिडीम। ये बात ऐसा है कि जब तक इनको इनका पैसा नहीं मिल जाता पूरा, ये डिवेंचर ही रहने वाले हैं, कभी भी अपने आप को कन्वर्ट नहीं करवा सकते। 4 पॉइंट पढ़े बेटा, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा हमारा 4 नंबर वाला और आखिरी प्रश्न 4 नंबर की सीरीज में। इसके साथ आपकी सारी थ्योरी खत्म हो जाएगी। पढ़ते हैं बेटा, क्या बोला है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिमिटेशन क्या होते हैं बेटा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर आपने बताया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होते हैं जिसके अंदर कंपनी के साल भर की प्रॉफिट और लॉस, बैलेंस शीट, उनकी पोजीशन, उनकी स्ट्रेंथ पता होती है। लेकिन बेटा ध्यान रखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ना हमारे पास सिर्फ अकाउंटिंग जानकारी होती है। अकाउंटिंग मतलब क्या, पैसा बड़ा वो पैसा कम। मान लो 2 एम्प्लॉय आपस में लड़ लिए तो बेटा ये इन्फॉर्मेशन नहीं लिखेंगे। किसी कॉम्पिटिटर ने आपको परेशान करा, ये नहीं लिखेंगे। जो पैसे में है वो लिखेंगे, जो पैसे में नहीं है उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। बहुत बहुत बड़ी दिक्कत होती है। तो पहली बुराई क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, कि पैसे वाली बात आती है, बिना पैसे का आती ही नहीं है। तो पहला। अगली चीज देखो बेटा, बताता हूं मैं आपको। सबसे पहले इग्नोर क्वालिटेटिव फैक्टर्स, यही समझा मैंने आपको। फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिकॉर्ड ओनली दोस आइटम व्हिच रिकॉर्ड इन मेजर्ड इन मनी। ये आसान है, ये 11th से पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए मैंने पहले इस पॉइंट से शुरू करा। जो पैसे में वही आएगा जो पैसे में नहीं है। तो सर ऐसी चीजें जो पैसे में नहीं है वो बिजनेस को इफेक्ट नहीं करती, करती है लेकिन लिखते नहीं है। क्लियर है। अगली चीज बेटा, अकाउंट हमेशा हिस्टोरिकल कॉस्ट पे होते हैं। जैसे मैं आपसे कहता हूँ, आप किसी भी कंपनी का अकाउंट उठाओगे तो पिछले साल का उठाओगे ना। मैं आपसे कह रहा हूं, आपने एग्जांपल के लिए आपने जैसे अगस्त में किसी कंपनी का अकाउंट उठाया तो वो तो 31 मार्च तक का होगा ना। 3 महीने पुराना, 1 महीने पुराना, साल भर पुराना, 2 साल पुराना, बेटा वो हिस्ट्री है, भविष्य की कोई गारंटी नहीं है। तो अकाउंट हमेशा हिस्टोरिकल पर होते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनल हिस्टोरिकल कॉस्ट, ठीक है। ये बेटा करंट चीजों को नहीं बता सकते और भविष्य को नहीं बता सकते। तो 2 बुराई पड़ी अपन ने। क्या, अकाउंट्स हिस्टोरिकल कॉस्ट पे होते हैं, इसमें भविष्य का अनुमान लगा सकते हैं लेकिन भविष्य का 100% गारंटी नहीं होती। सिर्फ पैसे की जानकारी आती है। आरी चीज ये बेटा फाइनेंशियल पोजीशन का सही डिस्क्रिप्शन नहीं देते। अरे सर इतना इसीलिए पढ़ा था कि अकाउंट्स पढ़ के सही अकाउंट्स बनाएंगे। बेटा कई बार इसके अंदर हम एस्टिमेट्स भी लगाने पड़ते हैं, कई बार अनुमान भी लगाने पड़ते हैं। एग्जांपल देता हूं, जैसे बेटा एक मशीन है तो हम डिप्रिसिएशन लगाते हैं ना कि 10 सालों में खत्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी क्या खत्म, उससे पहले भी हो सकती, बाद में भी हो सकती। दैट्स व्हाई कुछ चीजें जो है वो सही नहीं है। लेकिन अकाउंटिंग के हर कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन पे काम चल रहा है ताकि बेहतर से बेहतर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और अकाउंट बनाए जा सके बेटा, ठीक है। बिकॉज ऑफ एस्टिमेट्स, पर्सनल जजमेंट्स क्या लगाते हैं इसके अंदर बेटा, पर्सनल जजमेंट, आउटडेटेड वैल्यूज होती है, कहीं मजबूरी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसके कारण सही नहीं आते। अरे बात समझ। और लेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, हर कंपनी, हर ऑर्गेनाइजेशन सब थोड़ा थोड़ा अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन में चेंज कर देते हैं, ठीक है। और जब बेटा थोड़ी थोड़ी अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन में चेंज हो जाता है तो एक जैसा अकाउंट नहीं बन पाते। ये भी एक बुराइयां हैं, लेकिन इनके प्रॉब्लम्स जो है ये भी हमारे इंस्टीट्यूट ICAI और बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में सॉल्व करने की कोशिश करी जा रही है। बेटा यहां पर हमने आकर कंप्लीट कर हैं कौन से क्वेश्चन, हमने 2 3 4 मतलब वेरी शॉर्ट और लॉन्ग जो क्वेश्चन है उनकी थ्योरी की प्रॉब्लम को दूर कर दिया बेटा। आपको इसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन भी मिलेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव की वीडियोस में आएंगे तो बेटा आपको ऑब्जेक्टिव 2 3 और 4 मार्क की प्रॉब्लम को क्या कर दिया है बेटा, पूरा सॉल्व कर दिया है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताइएगा। जैसा कि मैंने इन्फॉर्मेशन आपको पहले भी दी थी, एक बार फिर से बता दूं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा, क्लियर। उस गूगल फॉर्म में बेटा जाओ, भरो और बताओ आपको क्या प्रॉब्लम है। आप बताओ कि अरिविहान के ऐप पर आपको लाइव क्लासेस चाहिए या रिकॉर्डिंग चाहिए। किसी भी मैटर पे बेटा आपको कोई दिक्कत हो, किसी पॉइंट पर हो, न्यूमेरिकल में हो, प्रैक्टिकल में हो, कॉमर्स में आपको कहीं भी दिक्कत हो, भरिए फॉर्म और बताइए ताकि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।